दो चीजें हैं जो पूरे में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो है कुछ इंपॉर्टेंट सी टर्मिनोलॉजी और कुछ एप्लीकेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म। इनलेट वाल्व जो होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि इनफ्लो को डिफाइन करे। आउटलेट वाल्व इस तरीके से होता है कि पानी का उपयोग कैसे करना है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी बातचीत होगी वो कब होगी बेटा? स्टडी स्टेट पर होगी, मतलब जब सबके टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुके होंगे। टेम्परेचर डिफरेंस को हमें डिफाइन करना है, डेल्टा सिग्मा के रिलेशंस को हमें ध्यान से डिफाइन करना है ताकि हम इन टी डबल डैश और टी डैश की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बढ़िया, मस्त तरीके से एनएसईपी की प्रिपरेशन चल रही है। उम्मीद करें फिजिक्स ओलंपियाड में आप लोग बेहतर तरीके से प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं। और एनएसईपी की सीरीज में अगर बात की जाए तो कंडक्शन की और रेडिएशन की या थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको डे 1 में बताई थी कि बहुत सारी है। और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे वेरिएशन अच्छा खासा पॉसिबल रहता है। तो अलग अलग तरीके के सबसे ज्यादा अच्छी अप्रोच क्या होती है, बच्चों को मन में आता है कि सर इस क्वेश्चन को या इस पूरे टॉपिक को निपटाने की सबसे बेस्ट अप्रोच क्या, कि किसी भी फॉर्मूले को, चाहे वो कंडक्शन से रिलेटेड हो चाहे वो रेडिएशन से रिलेटेड, उसका आप डिफरेंशियल फॉर्मूला जरूर दिमाग में रखें, राइट? क्योंकि वहीं से आपकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो शुरू हो जाती है और वहां उसके अलावा ज्यादा टर्निंग है नहीं। तो दो चीजें हैं जो पूरे में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो है कुछ इंपॉर्टेंट सी टर्मिनोलॉजी और कुछ एप्लीकेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म्स। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई बड़ी बातें नहीं, मतलब आप इस चैप्टर पे कुछ भी कोई भी बुक लगा लें, हर बुक का कंटेंट आपको एक जैसा ही लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा वेरिएशन है ही नहीं, राइट? बस अलग अलग तरीके से पूछने के तरीके हैं, क्योंकि हीट देने के अनंत तरीके हैं, तो अनंत तरीकों से पूछा जाता है क्वेश्चन इसके अंदर। अब पॉइंट आता है कि सर हमें इस चैप्टर में आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, किन किन चीजों पर आज का फोकस रहेगा। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि लास्ट लेक्चर है ये। इसके अंदर हम आईएनपीएचओ 2008 में आया हुआ एक क्वेश्चन, जो कि हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों को ही कंपेयर कर रहा है। तो इसमें तीनों पार्ट कंपेयर होंगे, हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिलने वाली है वो इन तीनों का तड़का विद इन वन क्वेश्चन, राइट? क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कंडक्शन पे डिपेंडेंट है, तो इसकी पहले कुछ थ्योरी भी हम लोग कवर करेंगे कि किस तरीके से हम पैरेलल प्लेट कंडक्शन की बात करते हैं। और लास्ट टाइम पे जैसे मैंने चंद्रयान की रैपिंग की बात की थी, तो आज उसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातें आपको और सिखाऊंगा, जिससे आपको काफी बेहतर आइडिया इन सब चीजों का और लगने वाला है। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ द गीजर्स या फ्लोइंग वाटर की बात की जाए तो फ्लोइंग कैलोरीमेट्री की हम आज बातचीत करेंगे, फ्लोइंग कैलोरीमेट्री। तो आज की चर्चा कुछ इन सब चीजों के अराउंड होने वाली है। कैलोरीमेट्री में अंदर डिफरेंशियल क्वेश्चंस का बनना आना बड़ा बेसिक रहता है, आ सकते हैं, चीजें पूछी जाती हैं और अलग अलग तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज, क्योंकि कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर ये दोनों आपस में हमेशा एसोसिएट रहेंगे, राइट? रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस, ये दो ऐसे टर्म हैं जो आपको हमेशा बहुत बार यूज आने। तो सबसे पहले मैं एक क्विक रिवीजन आपको बोलूंगा कि आप इन दो चीजों को बड़ा ध्यान से समझिएगा क्विक रिवीजन में। और वो क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वो क्या है, जरा ध्यान से देखना। डी क्यू बाई डी टी, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ हीट लॉस और गेन, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपने आने वाली को जाने वाली को किससे माइनस किया, मतलब ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। बेसिकली वो लॉस और गेन दोनों ही हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर वे कि आपने एमिशन को पहले रखा है, एमिशन को एब्जॉर्प्शन से माइनस किया है या एब्जॉर्प्शन को एमिशन से माइनस किया है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो डी क्यू बाई डी टी एमिट माइनस डी क्यू बाई डी टी एब्जॉर्ब अगर आप कर देते हैं तो ये बन जाता है जाके अपने पास रेट ऑफ हीट लॉस, ठीक है ना? ये पहला टर्मिनोलॉजी है। अब हीट एमिट होने का तरीका और हीट एब्जॉर्ब होने का, ये तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है एब्जॉर्प्शन कंडक्शन के माध्यम से हो रहा हो और एमिशन रेडिएशन और कंडक्शन दोनों माध्यम से हो रहा हो। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जो पॉसिबल होंगे, जहां पर आपका कंडक्शन और रेडिएशन दोनों की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब उन सभी पॉसिबिलिटी को हमें कैसे देखना है, आज के इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन इसमें इस जो नेट हीट होती है, जो भी बॉडी से नेट हीट लॉस हुआ, तो डी क्यू बाई डी टी नेट लॉस जो होगा उसको रिलेट करते हैं टेम्परेचर लॉस से। अगर यहां लॉस की बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज एम
into S into dt by dt, and this phenomena is called as rate of temperature loss. मतलब बॉडी से जब हीट जाएगी तो उसका टेम्परेचर भी गिरेगा। तो अगर हम हीट लॉस की बात कर रहे हैं तो यहां पर रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस होगा। अगर यहां हीट गेन की बात करेंगे तो यहां पर रेट ऑफ टेम्परेचर गेन हो जाएगा। दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजीज बट येट इंपॉर्टेंट। इसको सोच के समझ के काम करना है। तो ये एक ऐसा फंडामेंटल कंसेप्ट है जो अपने को दिमाग में रखना है कि अगर हीट आएगी तो उसका लॉस किस तरीके से हो रहा होगा और किन किन तरीके से। तो ये एक ऐसा है कि जो आपकी कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर को आपस में रिलेट करेगा, बॉडी के टेम्परेचर के बदलाव को समझाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब एमिशन रेडिएशन के थ्रू कैसे निकालेंगे वो स्टीफेंस लॉ से सीखा। कंडक्शन के थ्रू कैसे निकालेंगे वो हमने कंडक्शन के लॉ से सीखा, राइट, जिसको हमने बात करते हैं के अपॉन एल इंटू डेल्टा थीटा या टेम्परेचर डिफरेंस। उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन की बात भी की जाती है। तो एब्जॉर्प्शन रेडिएशन के थ्रू होगा तो कैसे करेंगे, कंडक्शन के थ्रू होगा तो कैसे करेंगे, दोनों की मेथड्स हमने सीख चुके हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर इसके अलावा हमारे पास और कौन सा गेम होता है जो हमको खेला जाए। अब कई बार क्या होता है कि रेट ऑफ हीट सप्लाई वो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट्स में भी होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज के इस शुरुआती दौर में वो है बातचीत दैट इज ऑल अबाउट फ्लोइंग वाटर, जैसे गीजर का कंसेप्ट, राइट। गीजर के कंसेप्ट के बाद हम पैरेलल प्लेट्स पर आएंगे और पैरेलल प्लेट के बाद आईएनपीएचओ का हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक छोटा कंसेप्ट से मैं आज का लेक्चर शुरू कर रहा हूं। तो सब लोग अपने पास कंसेप्ट डालेंगे, कंसेप्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर। अब इस कंसेप्ट को कैसे समझना है, कैसे देखना है, ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट, और क्या एजम्पशन पर बेस्ड बातचीत होती है उस चीज को हमें थोड़ा इंपॉर्टेंटली देखना है। क्योंकि दीज आर जनरली जितने भी क्वेश्चंस जे एडवांस भी पूछ रहा है तो एक पर्टिकुलर एजम्पशन के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है, क्योंकि ताकि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस लिमिटेड रहे। तो सबसे पहले हम आइडियल एजम्पशन पर बेस्ड बात करेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड हीट फ्लो। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक ये टैंक है, ठीक है। अब इस टैंक में एक इनलेट वाल्व लगा हुआ है। ये क्या हो गया जल्दी बताओ। जैसे आप क्या, आप लोगों ने गीजर देखा, अरे गीजर देखा आपने यहाँ, गीजर क्या करता है, एक तरफ से इनलेट होता है और एक तरफ से आउटलेट होता है। ये हो गया अपना आउटलेट वाल्व, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, इसके बीच में रॉड लगी होती हैं, इमल्शन रॉड्स जिसको हम बोलते हैं। इन दो रॉड, दो या तीन रॉड डिपेंड अपॉन द टैंक कैपेसिटीज, यहां से फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है बेटा। ये हो गए इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीजों को हमें दिमाग में रखना है और चीजों को क्लियरली डिफाइन करते भी रहना है। अब इनलेट वॉल्व जो होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि इनफ्लो को डिफाइन करे। आउटलेट वॉल्व इस तरीके से होता है कि पानी का उपयोग कैसे करना है। अब यहां से आप पानी जितना उपयोग करेंगे वहां से उतना ही पानी उसी स्पीड के करस्पॉन्डिंग अंदर आता जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा आप बहुत ध्यान समझना, ये क्या हो गया अपना एक गीजर। अब गीजर या अगर आप बात करेंगे तो इसको, इस मॉडल को आप दो तरीके से कंपेयर कर सकते हो। पहले क्या, एक हम अभी गीजर मॉडल, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो भैया गीजर का कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं, राइट। अब गीजर का कंसेप्ट समझने में क्या क्या चीजें बदली हैं, पहले उन सब चीजों को एक बार समझते हैं। अगर आपको याद हो तो आप बचपन में कई लोगों ने देखा होगा, यहां पर कोपचे में आ जाइए जरा, कोपचे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अब हम यहां पर क्या बातचीत करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, जरा थोड़ा ध्यान से देखना। कोपचे में एक सबसे बड़ी चीज आने वाली है और उसको हम बोलते हैं क्या, कि सर देखो जब हम बचपन में पढ़ते थे ना तो एक ये होती थी हमारे पास बाल्टी, और इस बाल्टी में यहां पर होता था, और ये लगी होती थी हमारे पास एक रॉड, याद है। और इस रॉड से हम करते थे पानी गर्म। अच्छा, गीजर का कंसेप्ट और ये कंसेप्ट लगभग सेम है। यहां पर हमारे पास एक स्विच होता था, मतलब बिजली की सप्लाई, ये वायर, और ये होती थी एक रॉड, राइट। इस रॉड के थ्रू हम पानी को गर्म करते थे। इस रॉड में जब बिजली जाती थी तो रेजिस्टेंस के थ्रू हीट रिलीज होती थी और हीट से पानी गर्म होता था। यही बेसिक कंसेप्ट था।
इस कंसेप्ट को गीजर में परिवर्तित किया गया। कैसे सर? यहां से हीट निकल रही है विद द हेल्प ऑफ आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। अब यहां पर आई स्क्वायर आर को समझने के लिए हो सकता है आपको कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर लिया जाए, अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पहले अभी मैं उस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं जा रहा हूं, पहले मैं बेसिक कंसेप्ट पे आ रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, इस रॉड की एक कैपेसिटी होगी कि पर सेकेंड हीट रिलीज्ड बाय रॉड। इसको हम बोल देते हैं पावर रेडिएटेड, मतलब ये जो हीट सप्लाई कर रहे हैं दैट इज डी क्यू बाई डी टी फॉर अस। इसको हम यूनिट लिखेंगे वॉट में। अब इसमें कई बार क्वेश्चन एफिशिएंसी के साथ भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे ये बोल दिया जाए बेटा पहले समझना, पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना, एक एक चीज में कहां कहां पर किस किस तरीके से चीजें, किस किस तरीके की लैंग्वेज आपसे पूछी जा सकती है, मैं उस हर एक लैंग्वेज को बिल्कुल तोड़ के आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है ना। समझना कि यहां पर आपसे बोल दिया गया कि 100 वॉट की आपकी ये इमल्शन रॉड है जिसकी एफिशिएंसी दे दी गई है 60%। अब एफिशिएंसी 60% है, सामान्यतः आपको 100 वॉट बोला गया, इसका मतलब उसको पावर जो वो कंज्यूम करेगी वो कितना होगा, 100 वॉट का। और जो यहां से वो आपको देगी पावर, जो हीट आपको देगी, क्योंकि 60% एफिशिएंट है, इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ 60% होगा जो इनपुट आपने दिया होगा। तो एफिशिएंसी की बात भी एक छोटा सा टर्म आ जाता है जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं एन एफिशिएंसी, दैट इज पावर आउटपुट जो आपको मिला अपॉन पावर इनपुट जो आपने सप्लाई किया, इसको हम नाम देते हैं एफिशिएंसी का। तो पावर को निकालने के लिए क्वेश्चन में कई बार एफिशिएंसी वर्ड भी उपयोग किया जा सकता है। तो अगर आप इनपुट पावर का मल्टीप्लाई करेंगे 60% मतलब हो गया 60/100 मतलब 3/5, तो मतलब 60 वॉट, मतलब अगर ये एक वायर 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकेंड की एनर्जी आपके घर से ले रहा है, आपके इलेक्ट्रिकल वायर से ले रहा है, आपकी सप्लाई से ले रहा है, तो ये आपको 60 जूल पर सेकेंड की एनर्जी यहां पर रेडिएट करेगा, यहां पर सॉरी यहां पर निकालेगा, यहां से बाहर निकालेगा जो वाटर को देगा। तो वाटर को कितनी एनर्जी मिलेगी, डी क्यू बाई डी टी। क्या ये बात समझ में आ जाती है? कोई परेशानी वाली बात, कोई शंका? और वो हीट यहां पर पानी को हीट अप कर देगी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हम क्या बात करते हैं कि सर यहां पर हमने ये रॉड ऐसे कर दी, तो इन रॉड का टेम्परेचर हाई रहता है क्योंकि यहां से हीट निकलती है, और यहां पर क्या भर गया बेटा, पानी। अब मैंने आपको बोला कि अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, इसका यहां से कुछ इसका एरिया होगा, यहां से ये किसी भी वेलोसिटी से आ रहा है। तो आपसे मैंने पूछा कि एट विच रेट, एट विच, बेटा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनलेट का टेम्परेचर कुछ टी कोल्ड होगा, आउटपुट का टेम्परेचर टी हॉट होगा, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या पूछा बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर यहां से चला जाएगा। आपने कुछ देर के लिए इनिशियली गीजर वॉज स्विच्ड ऑन, switched on, and temperature of stored water is TH, कितना पहुंच गया, TH पहुंच गया, मतलब हाईएस्ट। अभी फॉर द टाइम बिंग मैंने मान लिया कि टेम्परेचर हॉट जो है वो मुझे लेके चलना है 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना मैं गर्म पानी चाहता हूँ, या इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा ठीक रहेगा, थोड़ा सा गर्म पानी अच्छा लगता है, 50 डिग्री सेल्सियस का पानी। मान लेते हैं इनपुट पाप वाटर जो आ रहा है वो आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस का। तो आपने कहा सर 10 डिग्री सेल्सियस का पानी आ रहा है और इसको मैं 50 डिग्री सेल्सियस पे उपयोग करना चाहता हूं, तो आपने गीजर का टेम्परेचर सेट किया कि इसका आप टेम्परेचर कर दो 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। आपने कहा सर ठीक है, आपने हीट सप्लाई की, टेम्परेचर हो गया। तो सबसे पहले इफ इफ पावर कंजम्पशन ऑफ गीजर इज 1000 watt and efficiency is 80%, find time to reach at TH।
या ये बोला जाए कितने समय में गीजर रेडी टू यूज हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये पैराग्राफ के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने क्या कहा कि सर इसकी टैंक कैपेसिटी कितनी है? मैंने कहा देखो भैया टैंक की कैपेसिटी है 20 लीटर की। 20। तो कितने समय में ये उपयोग करने लायक हो जाएगा? तो आपने कहा सर एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर जो था वो टी कोल्ड था, ठीक है ना। अब यहां पर पहला क्वेश्चन आप सभी के साथ जल्दी से सॉल्व करना शुरू करो। और कितनी पावर सप्लाई होगी, कितनी यहां से हीट निकल के जाएगी? तो आपने कहा सर अगर मैं यहां पर सोचूं कि इन इन रॉड से, ये रॉड से कितनी हीट निकल रही होगी, तो आप बोलेंगे सर यहां से जो हीट निकल रही होगी डी क्यू बाई डी टी, जो हीट यहां पर निकल रही होगी दैट इज 80% ऑफ द पावर कंजम्पशन। तो 80/100 इंटू कितना पावर है? आपने कहा सर ये 1000 वॉट है, तो 1000 कितना आ गया? आपने लिखा 800 जूल पर सेकेंड आ गया। बहुत बढ़िया। वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट हम सभी को पता है। तो आपने कहा सर अब मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा गया टाइम, तो अब आपने बोला टाइम कितना लगेगा? तो आपने कहा देखो डी क्यू बाई डी टी दैट इज सिंपली डिफाइंड एज 800 जूल पर सेकेंड। और ये क्या करेगा, मान लेते हैं टी टाइम लगेगा, तो 800 इंटू टी ये हीट सप्लाई होगी, और ये हीट क्या करेगी, इसके मास को उठा के एम एस डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर देगी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन पहला वाला बन जाता है। और यहां पर हमारे पास क्या जवाब आ जाता है बेटा, जल्दी ध्यान से बताना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? आपने कहा सर वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर 1, बेटा बहुत ध्यान से 1 kg पर लीटर भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 10,000 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम्म, लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात बेटा? यहाँ पे क्लियर होता है ये पॉइंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर आगे बात की, और यहाँ पर लीटर में दिया गया है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया? आपने कहा मास ऑफ वाटर आपने 20 लीटर है, तो वो 20 kg के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है? आपने कहा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप लिख सकते हैं 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ किलोग्राम में है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा रहता है, मैं उसका उपयोग यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो मास कितना हो गया 20, जल्दी से। ये कितना हो गया 4200। ओहो, टेम्परेचर फाइनल कितना हो गया? आपने कहा सर यहां से अगर मैं बात करूं तो फाइनल टेम्परेचर मेरे पास पहुंच रहा है 50, इनिशियल कितना था 10। तो सर कितना लगेगा 800 इंटू टी, तो यहां से टी बराबर आप बात करेंगे तो 20 इंटू 4200 इंटू 50, ये हो गया 40/800। तो 10 10 10 10 कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 से ये हो गया 10। तो ये दो जीरो यहां पर आ गए, 100 यहां पर बन गया, तो ये आ गया 4200 सेकेंड्स। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे 4200 सेकेंड डिवाइडेड बाई 3600, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। अच्छा अच्छा, 7/6 आवर, इतने घंटे का समय लग जाएगा इसको प्रॉपर आने में। क्या ये बात समझ में आती है? अगर 1000 वॉट का आपने गीजर लिया है तो आपने कहा सर बहुत कम, 1 घंटा 15 मिनट में हो जाते हैं। हाँ बेटा, उनकी रेटिंग भी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा भारी होते हैं, वो 3-3 किलोवाट के होते हैं, 4-4 किलोवाट के होते हैं, तो थोड़े से हैवी रेटिंग के होते हैं, तो वहाँ पर उनकी एफिशिएंसी भी ठीक होती है। जनरल में बात करूँ तो उनको प्रॉपर टेम्परेचर पे पहुंचने में जो समय लगेगा वो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया, दैट इज 800 जूल्स पर सेकेंड। मास हो गया 20 किलोग्राम, और ये हो गया 4200 जूल पर केजी। तो 1 kg को चाहिए होगी 4200 जूल, इतनी हीट टोटल चाहिए वो निकाल ली, टाइम टी है, तो यहां से 8000 की बात कर ली, और ये मेरे पास पहला आंसर निकल के आ गया। अब मैंने आपसे यहीं पर इसका पार्ट 2 पूछा। बेटा बहुत ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 2 बेटा जो ओलंपियाड की तैयारी ईमानदारी से कर रहा है उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एट विच रेट
kg/second we should use the water such that temperature of water remains same at output. टेम्परेचर ऑफ द वाटर जो है वो सेम रहे, ये आपसे पूछा गया है। तो अब कैसे करेंगे जरा इसको ध्यान से देखिए और बताइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट को जल्दी से देखो और आंसर मुझे बताओ क्या होगा। बेटा इसको सोचो, बहुत अच्छे से सोचो कि सर कितना प्रति सेकंड हम मास दें। आपने कहा सर देखो, अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो यहां से अगर डेल्टा एम का मास आया तो बताओ यहां से कितना इनपुट आएगा। तो आप बोलेंगे सर जितना टैंक खाली होता है उतना टैंक ऊपर से भर देते हैं, यहाँ पर वॉल्व लगे होते हैं वो खुल जाते हैं, स्पीड आती है उससे पानी भर जाता है। तो जितना आप यहां से निकालोगे उतना पानी यहां से आ जाएगा, ये हम आइडियली मान के चलते भी हैं, राइट। तो पंप से हम यहाँ पर आ जाता है पानी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, यहां से डेल्टा एम आ जाएगा अंदर। तो अब जब ये निकलेगा तो ये किस टेम्परेचर पर निकलेगा, 50 पर। और जब ये आएगा तो कितने पे आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस पर। अगर एक सेकेंड में डेल्टा एम मास यहां से निकल के बाहर गया, मुझे एक बात बताओ, एक सेकेंड में कितना अंदर आया, डेल्टा एम। क्या टेम्परेचर, 10। और आप चाहते हो कि जो पानी बाहर आ रहा है उसका टेम्परेचर ना चेंज हो। इसका मतलब ये जो हीट एक सेकेंड में इसने दी, ये हीट इस लायक होनी चाहिए कि वो इस अंदर आने वाले मास डेल्टा एम का टेम्परेचर 10 से बढ़ा के कितना कर दे। तो आपने कहा सर वो 10 से बढ़ा के 50 कर दे तो ओवरऑल टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जितना मास अंदर आ रहा होगा उतने मास का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उतनी हीट यहां रिलीज हो जाएगी। तो अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे के मन में थॉट बड़े अलग अलग तरीके का जाते हैं कि सर जब वो अंदर आएगा तो मिक्स हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिंपल चीज चलेगी, यहां से मास अंदर आएगा, डेल्टा एम है, और डेल्टा एम के करस्पॉन्डिंग जितना मास अंदर आया सिर्फ उसका, बाकी तो 50 पे था ना यार। तो हमें हीट को तो कंजर्व करना है। यहां पर एक और क्वेश्चन अभी मैं आगे पूछूंगा। तो सबसे पहला क्या हो गया, आपने कहा सर डेल्टा एम इंटू एस, और इसका टेम्परेचर कितना करना है, आपने कहा 50 से 10 से 50 कर देना। इतनी हीट मुझे पर सेकेंड चाहिए होगी, डेल्टा क्यू पर सेकेंड। तो आपने कहा सर मेरे पास ये तो फिक्स है कि एक सेकेंड में 800 जूल आएगा। तो डेल्टा एम आपने कहा सर निकाल लेते हैं, ये कितना है, आपने कहा ये हो गया 4200 और ये हो गया 40। तो डेल्टा एम बराबर कितना हो गया, आपने लिखा 800 बटे 4200 गुणे 40। ये डबल जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, और 8 5 40, तो इट्स कम्स आउट टू बी 5 दूनी 10, 5 को 20, तो 210 1/210 किलोग्राम। अगर हम इसको ग्राम्स में चेंज करेंगे तो 1000 बटे 210 ग्राम। जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो 1000/21 ग्राम आपका आंसर आ गया। इतना पानी आप पर सेकेंड निकाल सकते हैं सच दैट फ्लो जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रहे। और हम लोग सामान्यतः इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा निकालते हैं तो कुछ देर में पानी ठंडा हो जाता है। अगर आप इसको पानी को बिल्कुल धीरे कर दें तो पानी का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म टेम्परेचर का वाटर आपको लगातार मिलता रहेगा। एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखने में बहुत छोटे लगते क्वेश्चंस, बट एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, राइट। तो इसके कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से पकड़ना है। अब आपने कहा सर क्या एडवांटेज है, यहां से यहां आने के एडवांटेज क्या क्या है। पहले एडवांटेजेस की बात भी कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक भी आप समझ लेना क्या क्या है। अगर आप इस पर्पस से यहां से उठ के यहां आते हैं तो सबसे पहला होता है इंसुलेशन। ये जो सरफेस होती है ये इंसुलेटेड सरफेस होती है, मतलब जो वाटर आपने गर्म किया इससे पानी बाहर नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो आउटसाइड, वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा। और अगर वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा बेटा तो हमारे पास क्या रहेगा, आपने कहा अगर वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा तो हीट इंटैक्ट रहती है, हीट का लॉस नहीं रहता है। यहां पर लॉस टू द एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा रहता है।
पहली चीज जो सबसे बड़ा लॉस हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर हम थर्मामीटर्स यूज करते हैं और बेस्ड ऑन दैट हम पावर सप्लाई को मेंटेन भी कर लेते हैं। तो हमारे पास जो गीजर्स होते हैं उनकी पावर सप्लाई क्या होती है, वेरिएबल होती है। वो चाहते हैं तो पावर सप्लाई बढ़ा भी देते हैं और वो चाहते हैं तो पावर सप्लाई कम भी कर देते हैं, बेस्ड ऑन द सर्किट जो उनके अंदर वो बिल्टअप करते हैं। तो सर्किट के करस्पॉन्डिंग पावर सप्लाई को चेंज किया जा सकता है, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ओपन सर्किट चल रहे होते हैं। इसलिए इसके अंदर सेफ्टी भी ज्यादा, सिक्योरिटी भी ज्यादा और इंसुलेशन भी ज्यादा, एनर्जी सेविंग भी ज्यादा। इसलिए ओपन से बेहतर है क्लोज्ड एनवायरनमेंट, राइट। तो एक बार आपका पूरा डब्बा बन गया और डब्बे के अंदर पानी आपका गर्म है, आपने सुबह गर्म किया, उसको आप शाम को भी यूज कर सकते हैं। जनरली इतनी जल्दी टेम्परेचर लॉस नहीं होते हैं, मतलब डिपेंड अपॉन द गीजर ऑल्सो। बट हाँ, इंसुलेशन एक लेवल तक वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। हल्का गर्म पानी आपको मिलेगा ही मिलेगा, इमीडिएटली पूरी जो टंकी है वो ठंडी नहीं हो जाएगी। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक सर। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, मैंने कहा देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया है, लेकिन उसके अच्छे से क्वेश्चन को, जेई एडवांस का क्वेश्चन बड़ा प्यारा। अब यहां पर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, दिस इज वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। यहां से ये टैंकर्स हैं बेटा, ये एक पावर, ये इसको एक फैक्ट्री बोल दीजिए, फैक्ट्री है। यहां पर बहुत सारा काम चल रहा है ना, कूलेंट का। तो बिहेवियर ऑफ कूलेंट कैसे होता है, उन सब चीजों को समझना है। और बिहेवियर ऑफ कूलेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका जेई एडवांस में आया हुआ एक प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसके थ्रू मैं इस पूरे कंसेप्ट को समझाऊंगा, जो कि आपको यहाँ पे देखना है। कंसेप्ट है क्या, आपने कहा सर यहां पर क्या होता है कि जब कूलेंट होता है तो कूलेंट से इस तरीके के बहुत सारे पाइप्स को डाल दिया जाता है। ठीक है ना, अब ये क्या है, इसमें होता है ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, और ये क्या होता है, टेम्परेचर हॉट जोन। तो इस जोन में क्या करते हैं बेटा, जैसे आपको पता है रॉकेट्स के अंदर भी होता है, हीट प्रोपल्शन होता है, तो वहां पे भी कूलेंट का यूज किया जाता है। आपके गाड़ियों में भी हर जगह कूलेंट का यूज होता है। कूलेंट क्या होता है, एक सरफेस है, एक ट्यूब ऑफ वाटर है, यहां पर कंडक्टिंग सरफेस लगी होती है। कैसी होती है बेटा, कंडक्टिंग सरफेस। अब ये कंडक्टिंग सरफेस क्या करती है, जब इस इन्वायरमेंट से जाती है तो यहां से हॉट इन्वायरमेंट की हीट ये एब्जॉर्ब करता है, और ये यहां पर जब ठंडा पानी जाता है तो ये हीट यहां से कंसिस्टेंटली एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और जिस एब्जॉर्प्शन के कारण यहां पर ये वाटर थोड़ा हॉट हो जाता है, और ये वाटर फिर यहां आता है। अब यहां पर हमारे पास लगा होता है वाटर कूलर, जो क्या करता है, आपने कहा वो वापस से इसको ठंडा कर देता है। ये हो गया अपना वाटर कूलर। तो ये फैक्ट्री हो गई हॉट जोन, और ये हो गया वाटर कूलर। और वाटर कूलर क्या करता है, ये हॉट वाटर जो आया टेम्परेचर का, इस हॉट को वापस से इससे हीट निकालता है। ये यहां से हीट वापस से निकलती है, यहां पे ठंडा जोन बनाते हैं ताकि हीट यहां से निकल के बाहर आ जाए, और फिर इसको कोल्ड करके फिर भेज देते हैं। तो कूलेंट का काम क्या है, वो जाएगा इंजन इंजन के बगल से, इंजन के साथ उसकी सरफेस अटैच होकर वहां से पानी निकलता है, और जिसके करस्पॉन्डिंग वहां का टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, राइट। तो अब यहां पर क्या बोला गया कि इस फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए कि पावर आउटपुट, मतलब जो पावर आउटपुट यहां पर हो रहा है, या हीट जनरेशन, इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ हीट जनरेशन, ये आपको दे दी गई है 300 किलोवाट। कितनी हीट आ रही है, 300 किलोवाट की हीट जो है वो यहां पर डेवलप हो रही है। ये आपको दे दिया गया, मैं एग्जैक्ट डेटा निकाल लेता हूं ताकि एग्जैक्ट डेटा के साथ आपको कैलकुलेट करा दिया जाए। जे एडवांस का बहुत प्यारा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा तुम लोगों को भी। एक डेटा और सारा काम एकदम सेट मेरे दोस्त। हाँ भाई, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ये 3 किलोवाट है, सॉरी 300 नहीं बेटा, मैं डेटा में थोड़ा सा, ये 3 किलोवाट है। और उम्मीद कर रहे हैं कई लोगों को ये डेटा पता भी होगा।
और जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखेंगे ना। ये जेईई एडवांस 2016 का ये क्वेश्चन है, 2016 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और फ्रॉम दिस यू विल लर्न अ लॉट, इससे आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो, तो आई थिंक आपको मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, इसका स्टोरेज जो है आपको बोला गया ये पूरा का पूरा है, यहाँ पर इसका स्टोरेज 120 लीटर का है, ठीक है ना। ये कंप्लीट स्टोरेज है, यहाँ से पानी पूरा का पूरा इस तरीके से निकल रहा है, यहाँ पर आपकी ठंडी ठंडी रॉड लगा दी गई। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूँ। ये कंप्लीट स्टोरेज 120 लीटर का है, पानी जो इसके अंदर जा रहा है ये सब मिला के टोटल पानी 120 लीटर है। यहां पर आपको ये ठंडी ठंडी रॉड लगा दी गई है, ये टेम्परेचर कोल्ड की रॉड है, ठीक है ना, जो इससे हीट ले रही है, इस वाटर से हीट ले रही है, ठीक है ना। और फिर इसको ठंडा करके आगे भेज दे रही है, ठीक है ना। अब आपसे बोला गया कि 3 किलोवाट का लोड है। अब उन्होंने बोला है कि टेम्परेचर को स्टार्टिंग में फेड किया जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पे, और उन्होंने बोला है क्या कि भैया देखो, मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन फेड, मैक्सिमम टेम्परेचर जो यहां से जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बोली गई है। मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन फेड इज 30 डिग्री सेल्सियस। कितना हो सकता है बेटा वो 30 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो सकता है बच्चों, वो 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। तो अब मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से इसको सप्लाई किया जा सकता है, स्टार्टिंग 10 डिग्री सेल्सियस से की गई है टेम्परेचर। अब आपने आपसे पूछा गया कि इसका फाइंड मिनिमम पावर ऑफ कूलर, वाटर कूलर, वाटर कूलर का मिनिमम पावर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। जे एडवांस 2016 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बार प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान से बोलेंगे। अ वाटर कूलर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 120 लीटर, एक वाटर कूलर है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 120 लीटर, जो इट कैन कूल एट द रेट ऑफ पी वॉट्स। ये पी वॉट से कूल कर सकता है, पी वॉट, यहां से पी वॉट हीट ये निकाल सकता है, ये आपने बता दिया, ठीक है। अब बोला गया है इन अ क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम एज शोन, जो दिखाया गया क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, द वाटर फ्रॉम द कूलर इज यूज्ड टू कूल एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट जनरेट अ कॉन्स्टेंटली हीट ऑफ 3 किलोवाट। यहां पर 3 किलोवाट की हीट लगातार डेवलप हो रही है, इसका काम है कि इस हीट को एब्जॉर्ब करे। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फेड इनटू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर यहां से टी कूल अंदर जाए वो 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये आपको बता दिया गया। एंड द इंटायर स्टोर्ड 120 ऑफ द वाटर इज इनिशियली कूल्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस। इस इंटायर को हमने 120 लीटर पे पहले से ही कूल करके रखा हुआ है। द इंटायर सिस्टम इज थर्मल इंसुलेटेड। पूछा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ पी क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। तो सबसे पहले कुछ यहां पर बातों को समझते हैं, बड़े ध्यान से देखना, बेसिक बेसिक पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे जल्दी से। अगर हम बहुत फंडामेंटली बोले तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि भैया अगर यहां पर इन दिस सिचुएशन, अगर यहां से पी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहां से इतनी हीट आ रही है, अगर मैंने इतनी ही हीट यहां से निकाल ली, तो बताओ टेम्परेचर ऑफ द वाटर में चेंज कितना होगा। क्या बोलोगे, आप बोलोगे जितनी हीट यहां मिली उतनी निकाल ली, तो टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल रिमेन सेम। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पी को मिनिमाइज करने का। क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पी को मिनिमाइज करने का। आपने कहा सर अगर मैं ज्यादा हीट निकालने लग जाऊं तो टेम्परेचर क्या होगा। आपने कहा सर यहां से 3 किलोवाट मिल रही, मतलब 3000 जूल पर सेकंड मिल रहे हैं, आपने यहां से 3500 निकाल लिया, 4000 निकाल लिया, तो क्या होगा सर, मिली कम निकाली ज्यादा, मतलब टेम्परेचर ऑफ द वाटर कम हो जाएगा। लेकिन सर मुझे ज्यादा की तरफ जाना नहीं है, मेरे पास लिमिट क्या है कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। तो आपने कहा सर मिनिमम की कंडीशन कुछ डिफाइन की जाए, क्योंकि अगर हम हीट कम निकालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आपने कहा सर मिनिमम निकालो जिससे ये प्लांट, उसने कंडीशन दी, अब कंडीशन सुनना ध्यान से, क्या दिया उन्होंने, कहा मिनिमम हीट बताओ फॉर विच डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड फॉर 3 आवर्स। अब क्या बोला गया है, फाइंड फाइंड मिनिमम पी, बेटा जरा ध्यान से, मिनिमम पी for which device can be operated for which device can be operated for 3 आवर्स, 3 घंटे तक डिवाइस को ऑपरेट किया जाए, इसकी मिनिमम हीट कितनी होगी ये पूछी गई। ओके आ जाओ।
मैंने कहा देखो, अब आपने कहा यहां हीट, तो आपने कहा सर कंडीशन दी गई है टीसी शुड बी लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 3 घंटे के बाद इसका टेम्परेचर 30 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं यहां पावर कम निकालूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर हमें कितना बढ़ाना है, क्योंकि मुझे 3 घंटे तक ऑपरेट करना है। कितने घंटे ऑपरेट करना है, कितने घंटे ऑपरेट करना है, 3 घंटे। तो हम क्या बोलेंगे, आपने कहा सर अगर 3 घंटे ऑपरेट करना है तो मेरी सिंपल कंडीशन ये हो जाएगी कि फॉर 3 आवर्स ऑफ ऑपरेशन, फॉर 3 आवर्स ऑफ ऑपरेशन, फॉर 3 आवर्स ऑफ ऑपरेशन, मेरी सिंपल कंडीशन हो जाएगी कि सर यहां पर अगर आप 3 घंटे तक ऑपरेट करना चाहते हो, अगर आप 3 घंटे तक ऑपरेट करना चाहते हो तो इसका मतलब 3 घंटे बाद इसका टेम्परेचर 30 पहुंच जाए तो कोई दिक्कत का गेम नहीं है। दिमाग में आई बात? आपने कहा सर हाँ। तो मैंने कहा देखो भैया, अब अगर मैं यहां पर लिखता कि डी क्यू बाई, बिल्कुल सिंपल कंडीशन, डी क्यू बाई डी टी नेट, तो आपने कहा सर 3000 जूल मिलेगी माइनस पी जूल निकलेगी, कब, पर सेकेंड। भैया किसको मिलेगी, आपने कहा सर ये मिलेगी 120 लीटर ऑफ वाटर को। तो 120 लीटर ऑफ वाटर को 1 सेकेंड में 3000 जूल हीट मिलने वाली है। और कितनी हीट निकलने वाली है, आपने कहा सर यहां से पी निकल जाएगी। और हम चाहते हैं 3 घंटे चले, तो 3 घंटे में ये जो हीट है, ये जो हीट है, जो नेट हीट है, ये क्या करे, ये 120 लीटर के पानी का टेम्परेचर चेंज कर दे। कहां से कहां, 30 से 20 तक। लेकिन कितनी देर में, कितनी देर में, आपने कहा सर 3 घंटे में। तो टोटल हीट सप्लाई आपने कहा 3000, ये पर सेकेंड है, माइनस पी। सर ये तो 1 सेकेंड में है, तो 3 घंटे कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 3600। आपने कहा सर बिल्कुल सही। 120 इंटू, सर स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, आपने कहा 4200, मल्टीप्लाइड बाई 30 - 10 कितना हो जाएगा, 20। तो अब यहां से डबल जीरो कैंसिल, 12×36 है ना, और 3 14×42, तो ये हो गया 14, और ये हो गया 14। तो अब यहां पर अगर आप बात करेंगे तो ये 3 आ गया, वेरी गुड। और यहां पर क्या क्या बन गया बेटा, ये 120 का एक जीरो, एक जीरो ये, तो 14×2 = 28, 2800 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया अपने पास 3000 माइनस पी। ठीक है, इसमें हीट की कुछ वैल्यूज, एक सेकंड में वैल्यूज देख लेता हूँ, कुछ डेटा मैंने गलत तो नहीं डाला, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए था। तो इसको निकाल देते हैं, आई थिंक डेटा हमने सब कुछ सही लिया हुआ है। तो वी जस्ट गेट इन टू फाइंड द आंसर। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा 3000 -2800 बटे 3, तो 9, और यहाँ पर बन जाएगा 962 बटे 3, तो 3 20666666, तो इसको 2067 जूल पर सेकेंड ये बोल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास पावर क्यूरी निकल के आ जाएगी 2067 जूल पर सेकेंड, एंड दिस इज द आंसर। एवरीथिंग इज करेक्ट। और आई थिंक आपने बेटा इसमें बहुत खूबी देखिए, इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, आंसर बहुत छोटा। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ थर्मल रेडिएशन। आइए एक और नए कंसेप्ट पे चर्चा करते हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये आ गई बात यहाँ की, लेकिन अब हमारे पास एक और बहुत प्यारा सा कंसेप्ट जिस पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ, और उसके साथ साथ हम लोग INPHO 2008 का क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज, पहले इसका कंसेप्ट को हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो अब पहले हमको एक छोटा सा कंसेप्ट कि क्या है कहानी, कैसे वॉल वन, कैसे पैरेलल प्लेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आए हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट आपसे बोला गया, कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट इन रेडिएशन ना, रेडिएशन के लिए एक प्लेट ये रखी है और एक प्लेट ये रखी है।
बेटा इसका टेम्परेचर दिया गया है T1 और इसका टेम्परेचर आपको दिया गया है T2, ठीक है। आपसे पूछा गया कि यहां से रेट ऑफ हीट लॉस कितना होगा एट स्टडी स्टेट। एज्यूम ये करना है कि ये थोड़ा सा इसमें जब भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एजम्पशंस। क्या होता है इन सब जगहों पर हमें कई बातें मन में आती है, उनको पहले समझो कि हम एजम्पशन के साथ बात करते हैं हर जगह पर। तो ये जिसके दिमाग में रहता है ना कि सर हाँ हम एग्जैक्टली परफेक्ट सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द एजम्पशंस। तो एजम्पशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला एजम्पशन होता है कि ये दोनों प्लेट्स जो हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दूसरा, नो लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बिटवीन द गैप। मतलब कई बार ऐसा भी लगता है सर रेडिएशन होगा तो कुछ हीट यहां से ऐसे चली जाएगी, कुछ हीट यहां से ऐसे चली जाएगी, और ऐसी कई बार अपने मन में बातचीत आ जाती है कि सर कुछ हीट यहां पर इस तरीके से जा सकती है या कुछ चीज जा सकती है। अपन को मानना है कि सर वो हीट जो लॉस है वो हम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, हम मान रहे हैं कि जो भी हीट यहां से निकलेगी वो डायरेक्टली यहां पर पहुंच रही होगी, ठीक है। तो ईच एंड एवरी प्लेट वर्क लाइक अ सराउंडिंग फॉर द नेक्स्ट वन। तो ये छोटे दो एजम्पशंस हैं जिन पर बेस्ड हम बातचीत करेंगे, जैसे हम लोग कैपेसिटर में लेते हैं, बिल्कुल वही तरीका रहेगा। हाँ तो बच्चों अब जल्दी समझो। अब कैलकुलेट कैसे, आपसे पूछा जाए क्या हीट जाएगी, तो आपने कहा सर देखो अगर इन प्लेट्स का एरिया, बेटा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से मैं एक बार ऐसे डिफाइन कर देता हूं ऑन द नेक्स्ट पेज, कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं। एक ये प्लेट होगी बेटा, ये दो प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है ना। इसका एरिया ए है, हमने क्या क्या नेग्लेक्ट किया, ये एक टेम्परेचर हॉट पर है, ये एक टेम्परेचर कोल्ड पे। फॉर द टाइमिंग में मान लेता हूं ये 1000 केल्विन पर है, ये मान लेते हैं 300 केल्विन पे। फॉर द टाइमिंग हमने ऐसा एजम्पशन ले लिया, ठीक है ना। अब क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखे गए, तो आपसे बोला जाए कि भाई कैसे इनसे हीट लॉसेस हो रहे होंगे और क्या क्या है। और तो यहां से हीट का टेम्परेचर आपने कहा सर देखो यहां से हीट चलेगी यहां पर पहुंचेगी, यहां से हीट चलेगी यहां पर। अब पहली चीज हमको ये मानना पड़ेगा कि अगर आपको बोला गया कि इनका टेम्परेचर स्टडी स्टेट में इतना है, इसका मतलब कि इसके आगे जाने वाली हीट और इसके पास आने वाली हीट, इसका कोई ना कोई यहां पर सोर्स रहा होगा जो जो इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होगा, और यहां से कोई फर्दर हीट जा रही होगी। इसको हम लोग सिंक का नाम भी दे देते हैं। अगर नहीं मेंशन्ड है तो हम इस तरीके से बातचीत करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि भैया सुनो, दो प्लेट्स आमने सामने रखी गई, एक प्लेट का टेम्परेचर है 1000 केल्विन और दूसरे का है 300 का, दूसरे का टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है 300 केल्विन पे। तो बताओ इनके बीच में रेट ऑफ हीट फ्लो कैसा है, यहां से हीट का फ्लो कितना हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, टू प्लेट्स, ब्रैकेट में लिख देंगे ब्लैक बॉडी मान लो, टू प्लेट्स ब्रैकेट में लिख दीजिए ब्लैक बॉडी, प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। बेटा बहुत ध्यान से, प्लेस्ड, इस पर क्वेश्चन जे एडवांस में भी आ चुका है लेकिन एनएसईपी में भी नहीं आया है, आईएनपीएचओ में आ चुका है। तो बहुत सारे चांसेस है क्या आएगा, वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड 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 टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 1000 केल्विन एंड 300 के। अच्छा, तो टेम्परेचर मेंटेन कर, अब क्या होगा, आपसे पूछा गया फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स क्या रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, ये आपको पूछा गया। चलो भाई जल्दी से दिमाग लगाओ क्विकली, हम लोग आगे बढ़े।
यहां पर किसी तरीके का मीडियम नहीं है, ताकि कंडक्शन की बात ना की जाए, सिर्फ नो मीडियम, ओनली रेडिएशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ रेडिएशन के कारण ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आईएनपीएचओ करने वाले हैं उसमें हम सारी बातचीत करें, लेकिन पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सिखा देते हैं। तो मैंने क्या बोला, अब यहां पर रेट ऑफ हीट फ्लो की बात करें तो आप बोलेंगे सर यहां पर हीट यहां से कुछ जाएगी और कुछ, क्योंकि ठंडा है तो आएगी भी, राइट। तो दोनों लोग अपनी हीट रेडिएट करेंगे। पहली चीज समझिएगा, नेट हीट फ्लो की बात की जाती है तो डी क्यू बाई डी टी नेट क्या होगा, तो आप बोलेंगे डी क्यू बाई डी टी ऑफ हॉट माइनस डी क्यू बाई डी टी ऑफ कोल्ड। आपने कहा सर क्यों, मैंने कहा देखो रेडिएशन तो दोनों से ही होना है ना भाई, इसका रेडिएशन इधर होगा, इसका रेडिएशन इधर होगा, नेट हीट फ्लो एक तरफ होगा। क्यों, क्योंकि सर हॉट वाले का हीट इधर ज्यादा जा रहा होगा, इसका कम आ रहा होगा, तो नेट हीट फ्लो, बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेट हीट फ्लो अगर मैं निकालूंगा तो कोल्ड माइनस हॉट की बात कर रहा हूंगा। आपने कहा सर बहुत अच्छा, टेम्परेचर की बात करें तो टीएच और ये हो गया टीसी, एंड फ्रॉम हियर आई कैन से कितना होगा सिग्मा, इसका एरिया ए दिया गया है, आपने कहा एरिया ए है। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर, तो एरिया सिग्मा ए इंटू टेम्परेचर ऑफ द हॉट की पावर 4 माइनस सिग्मा ए इंटू टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड की पावर 4। सिग्मा दैट इज स्टीफन कांस्टेंट 5.78, लेकिन इसको जनरली हम लोग लिख देते हैं 6 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है ना, एज्यूम कर लीजिए इसकी तरह, ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 6 इंटू 10 की पावर -8, एरिया अपने पास आ गया यहां से 1 मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर कितना हो गया, आपने लिखा 1000 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4, ये आपका आ गया, ये आपका हीट फ्लो हो रहा होगा। बहुत बढ़िया, कितना आएगा अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 10 की पावर 4, तो 300 ये 10 की पावर 8 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 12, तो ये 6 इंटू 10 की पावर -8 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर आएगा 10 की पावर -12, 10 की पावर 12 प्लस 12 सॉरी, -3 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 8। अगर मैं 10 की पावर 8 बाहर निकाल लूं तो यहां पर बचेगा 10,000 माइनस 3 की पावर 4 और इंटू 6, तो ये टर्म बन जाएगा जाके तुम्हारा 6, 10 की पावर -8, 10 की पावर 8 बाहर निकाल लिया तो यहां हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4, मतलब 10,000 माइनस 3 की पावर 4, 3 3 होते हैं 27 81 माइनस 81, तो 6 इंटू 10,000 मतलब लगभग 60,000 के लगभग की वैल्यूज आ जाएंगी, और अगर हम इसमें 81 माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो पहला पहला कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट कर दो बेटा फटाफट, क्या आ जाएगा इसका, 10,000 माइनस 3 3 होते हैं 27 81, 9,919 मल्टीप्लाइड बाई 6, 59514, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 59514, 59,514, ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा। जल्दी से देख लीजिए, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, मतलब पूछ तो क्या लीजिए, कमेंट में डाल दीजिए। लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट बात करेंगे तो 60,000, 60 के आप मान सकते हैं, एग्जैक्ट निकालना चाहें तो 59,500 लगभग आ जाएगी। अब मैंने यहां पर अब आया असली ट्विस्ट, अब चला असली ट्विस्ट पे आओ, और मैंने आपसे बोला कि बेटा अगर इन दो प्लेट के बीच में, इन दो प्लेट के बीच में एक प्लेट, दो प्लेट और डाल दें तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये बड़ा ही मैटर ऑफ कंसर्न है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसके बाद बात की जाती है। क्योंकि हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो डिस्टेंसेस खास मैटर नहीं करती, ठीक है। अब यहां पर ये टेम्परेचर पहला वाला था 1000 केल्विन, और ये वाला टेम्परेचर था अपना 300 केल्विन, और ये दो टू न्यू ब्लैक बॉडी प्लेट्स आर इंट्रोड्यूस, अब इनको मैंने डाल दिया, तो अब यहां पर क्या होगा ये मैंने आपसे पूछा है। नाउ गेट द न्यू हीट फ्लो, नॉट डिफाइन न्यू हीट फ्लो, नॉट डिफाइन न्यू हीट फ्लो एट स्टडी स्टेट। हमेशा याद रखिएगा जो भी बातचीत होगी वो कब होगी बेटा, स्टडी स्टेट पर होगी, मतलब जब सबके टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुके होंगे।
तो आपने कहा सर इसके बीच में दो प्लेट्स आ गई हैं, तो स्टडी स्टेट में इसका एक का टेम्परेचर T1 और एक का टेम्परेचर T2 हो जाएगा, क्योंकि अब दो प्लेट्स आई हैं तो इनका उस टेम्परेचर भी होगा, क्योंकि यहां से हीट निकलेगी। अब जब ये हीट निकलेगी तो इसके पास जाएगी, फिर यहां से इसके पास जाएगी, फिर यहां से इसके पास जाएगी, लेकिन हर एक अपनी हीट को रेडिएट कर रहा होगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा सिर्फ इस वाले पर एट स्टडी स्टेट बेटा क्या होगा, मैंने कल भी बताया था और आज, ये बहुत बड़ा गेम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एट स्टडी स्टेट क्या होता है, नेट डी क्यू बाई डी टी, नेट बाई प्लेट, कितना, प्लेट के द्वारा जो हीट की नेट फ्लो होगा वो कैसा होगा। आपने कहा प्लेट के द्वारा जो नेट हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी वो शुड बी जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, हीट प्लेट की बात कर रहे हैं तो वो जीरो होना चाहिए। तो आपने कहा सर इसको अगर जीरो होना है तो हम कैसे बोले। मैंने कहा देखो भाई, ये अगर मैं इस प्लेट की बात करूंगा तो ये प्लेट दो तरफ हीट रिलीज करेगी, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। कितनी करेगी, आपने कहा सिग्मा ए T1 की पावर 4 इधर और सिग्मा ए T1 की पावर 4 इधर। सर यहां से हीट एक तरफ आ रही क्योंकि पीछे के से कोई सप्लाई कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये 1000 की पावर 4 इधर आएगा। सर अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हीट कुछ इधर और इधर रिलीज करेगा। आपने कहा बिल्कुल सही है। कितनी, तो आपने कहा सर ये वाली बात करेंगे तो इधर करेगा सिग्मा ए, बनाओ 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 बनाओ, T2 की पावर 4, सिग्मा ए T2 की पावर 4, और यहां पर आ जाएगा सिग्मा ए T2 की पावर 4 इधर की तरफ। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सामने की तरफ है, दोनों तरफ होगा। आपको ने क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहां वाला क्यों नहीं लिया। मैंने कहा ये कोई सोर्स है जो ऐसा कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, वो इस तरीके से हीट सप्लाई कर रहा है कि टेम्परेचर 1000 केल्विन मेंटेन है और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन मेंटेन है, वो यहां से हीट लेके जा रहा है। इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो मैं उस तरफ की बातचीत नहीं कर रहा हूं। अब यहां से ये हीट इधर की तरफ फेंक रहा होगा, सिग्मा ए इंटू 300 की पावर 4। आपने कहा सर बिल्कुल सही। और अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं एट प्लेट 1, तो प्लेट 1 पे बात करें तो टोटल हीट कितनी आई, आपने कहा सिग्मा ए इंटू 1000 की पावर 4, ये हीट इधर से आई और इधर से कितनी आई, आपने कहा सिग्मा ए T2 की पावर 4, और टोटल हीट निकली कितनी, आपने कहा दोनों तरफ निकाल दी तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए T1 की पावर 4 हीट ये निकल गई। बहुत बढ़िया। सिग्मा ए सिग्मा ए सिग्मा ए सबका कैंसिल कर देते हैं। अभी यहां पर मैं सिंपल ऐसे लिखता हूं, 1000 की पावर 4 प्लस T2 की पावर 4, इट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 की पावर 4। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1। एट प्लेट 2 बात करो, प्लेट 2 पे क्या होगा, चलो इक्वेशन बनाओ, जल्दी से इक्वेशन बनाओ बेटा। मेक द इक्वेशन, मेक द इक्वेशन, जल्दी से। क्या इक्वेशन बन रही बताओ। क्या लिखेंगे क्वेश्चन, आप लिखा सर अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो प्लेट ए पर आने वाली हीट होगी सिग्मा ए T1 की पावर 4 जो इसने इस पर भेजी, प्लस इधर वाली ने इस पर फेंकी, तो कितना हो जाएगा सिग्मा ए 300 की पावर 4, इट शुड बी इक्वल टू, बीच में कितनी आ गई, आपने कहा ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए इनटू, बेटा इसका टेम्परेचर अगर T2 है तो T2 की पावर 4। तो अगर मैं इसकी बात करता सिग्मा ए सिग्मा कैंसिल, तो T1 की पावर 4 प्लस 300 की पावर 4, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2 की पावर 4। आपने कहा ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव। आपने कहा सर ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें हीट फ्लो कंपेयर करना है कि इनके दोनों के आने से हीट फ्लो क्या हुआ। अब हीट फ्लो की बात करेंगे तो हर जगह हीट फ्लो कांस्टेंट ही होने वाला है। तो अगर मैं यहां से यहां की बात करता, मैं कहीं पर एक जगह निकाल लूंगा कि भैया नेट हीट फ्लो हर जगह सेम रहेगा, डी क्यू बाई डी टी नेट, तो मैं लिखता सिग्मा ए 1000 की पावर 4 माइनस सिग्मा ए T1 की पावर, मतलब मुझे कुल मिला के T1 की कहानी किसी तरह प्राप्त हो जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यहां से कितना हीट जा रहा है, उतनी हीट यहां, क्योंकि नेट हीट तो कहीं अब्सॉर्ब हो ही नहीं रही। तो अगर पूरे ओवरऑल सिस्टम में कोई हीट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही तो सारी की सारी हीट आगे जा रही होगी, तो किसी एक किन्हीं दो के बीच में हीट फ्लो निकाल लें, वही हर जगह हीट फ्लो हो रहा होगा। तो मैंने कहा देखो अगर मुझे T1 मिल जाता है तो मुझे सिर्फ ये निकालना है और यही हीट फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट्स डिफाइन T1। अब T1 के डिफाइन करने से क्या चीजें हो गई, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपने कहा सर अगर मैं T1 को डिफाइन करता हूं तो मतलब मुझे T2 खाना पड़ेगा।
T2 खाने के लिए अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखिएगा इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा? इधर दिखा रहा हूं, 1000 की पावर 4 प्लस T2 की पावर 4 इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 की पावर 4, और यहां हो गया 3000 की पावर 4 प्लस T1 की पावर 4 इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2 की पावर 4। अब आपने कहा अगर मुझे T1 चाहिए इन नोन टर्म्स के टर्म्स में, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहां पर 2 का गुणा कर दूं। अगर आपने यहां पर 2 का गुणा कर दिया और इनको ऐड करेंगे तो ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 1000 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 इट इज इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस से चला जाएगा 3T1 की पावर 4। तो यहां से मुझे T1 की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर मुझे ये T1 निकल के आ गया तो हम ये बोल सकते हैं, आपने कहा क्या? मैंने कहा देखो भैया रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, बिटवीन फर्स्ट प्लेट्स, तो आप लिखते सिग्मा ए 1000 की पावर 4 माइनस सिग्मा ए T1 की और 4 वैल्यू उठा के यहां पे डाल देते हैं। चलो भाई वेरी गुड, आंसर आता है, देखते हैं क्या आएगा। सिग्मा ए यहां आ गया, इधर आ गया 1000 की पावर 4 माइनस बेटा यहां पर हो गया 2 इंटू 1000 की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 300 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 3 हो गया क्योंकि बाई 3 नीचे आ गया। अगर यहाँ डिवाइड बाई 3 हो गया तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिग्मा इंटू ए इंटू 3/3 आ जाएगा, ओवरऑल में 3 का मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा 1000 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। और अगर आप ध्यान से घूरेंगे तो ये पहले वाले टर्म का बटे 3 आ रहा है, ध्यान से घूरिए। तो जस्ट बाय अप्लाइंग 2 प्लेट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे इनको 2 प्लेट को बीच में डालने से रेट ऑफ हीट फ्लो कितना रिड्यूस हो गया वो समझो। इसीलिए आपको, हम जब याद है मैंने चंद्रयान की बात की तो मैंने आपको समझाया था कि एक एक के बगल में एक और प्लेट होती है ना, प्लेट्स के पीछे प्लेट्स, ताकि नंबर ऑफ प्लेट्स सब बढ़ती जाती हैं तो हीट फ्लो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। दिस इज द वेरी ग्रेट कंसेप्ट कि हाउ द नंबर ऑफ प्लेट्स कैन रिड्यूस द हीट फ्लो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और यहां पर आ गया कंसेप्ट why number of plates between hot and cold reduces the heat flow। इसीलिए पूरे चंद्रयान को इन्हीं तरीके की प्लेट से डिक्रीज भी किया जाता है। प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स के ऊपर एक प्लेट बांध दी जाती ताकि कवरिंग होती चली जाए, तो हीट फ्लो भी रिड्यूस हो जाता है। रेडिएशन में हमने आपको सर्कल में किस तरीके से टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, एक ब्लैक बॉडी लगाने से टेम्परेचर की वैल्यूज कैसे इंक्रीज होती हैं, उन सब के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके भी दिखाया कि इनिशियल रेट का बाई थर्ड हो गया। This is again very amazing question and this is a most important FYQ। ये है future year question। This is future year question FYQ। अब आओ आ गया, अब इन कहानी को यहां पे समझते हैं। And now the discussion begins। Two identical wall, each of the which W equals to 0.01 meter are separated by distance of D is equals to 0.1 meters as shown in the figure। The temperature of the external face of the walls are fixed T1 and T2। अब यहां पर इनके टेम्परेचर फिक्स कर दिए गए, आउटर के, पहले अंदर के फिक्स थे, अब हमने बाहर के किए INPHO की प्रॉब्लम के अंदर। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल इज गिवन बाय दिस वन, और आपको कुछ वैल्यूज बता दी गई हैं कि T1 प्लस T2 बाई T को आप अपनी सहूलियत के लिए इन टर्म्स के उसमें लिख सकते हैं ताकि आप कैलकुलेशन जब कर रहे हो तो बड़ा बड़ा ना हो, राइट। तो अब क्या क्या है, T डैश और T डबल डैश ये अंदर के टेम्परेचर्स हैं, T1 T2 बाहर के टेम्परेचर्स हैं,
तो T2 माइनस T1 को डेल्टा से, एवरेज टेम्परेचर को T0 से, और अंदर के टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोगों ने डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ डेल्टा, दैट इज T डबल डैश माइनस T डैश, राइट? T double dash T dash are the temperature interface of the walls, and 1 and 2 are respectively. The delta will depend upon the heat transfer process in the central region of the width D between the walls, that is on the conduction, radiation or convection heat transfer, assuming the heat transfer is a स्टडी स्टेट प्रोसेस। आपको मानना है, नीचे अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ये लिखा हुआ है कि हीट ट्रांसफर जो है वो एक स्टडी स्टेट प्रोसेस है, ये आपको यहां पर बताया गया है, ठीक है ना? स्टडी स्टेट प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चे, ये ध्यान रखना कि स्टडी स्टेट प्रोसेस का मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि भैया अब टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, हीट फ्लो, नेट हीट फ्लो जो रहेगा किसी भी सिस्टम के थ्रू वह कांस्टेंट रहेगा, कहीं पर हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही होगी, किसी भी सिस्टम के पार्ट का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा। ये बात आपको स्टडी स्टेट में दिमाग में रखनी है। अब इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द हीट ट्रांसफर QW, that is watt per meter square inside the wall 1 in terms of the KW, T1, T dash and W, that is the width respectively. तो सबसे पहले वॉल 1 की बात की गई, मैंने वॉल 1 ये बना दी। वॉल 1 की चौड़ाई देखो, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। इसकी चौड़ाई आपको W दे दी गई, इस साइड का टेम्परेचर T1, इस साइड का टेम्परेचर T डैश, पूछा गया यहां पर हीट ट्रांसफर कितनी होगी, QW लिख दो इनसाइड द वॉल। आपको थर्मल कंडक्टिविटी दे दी गई है, तो आपने लिखा सर QW जो यहां का हो जाएगा वो कितना होगा। आपने कहा सर ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस में क्या है, KW इनटू एरिया ऑफ द वॉल अपॉन लेंथ, दैट इज W, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज T1 माइनस T डैश। आपने कहा सर ये यार तो बहुत सही है, इज अ वेरी सिंपल थिंग। अब आप लोगों ने बोला कि यही सेम एक्सप्रेशन ऑफ वॉल 2 के लिए भी लिख दीजिए, सिर्फ एक के लिए ना लिखें, आप वॉल 2 के लिए लिखें। आपने कहा ठीक है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वॉल 2 लिख देते हैं। यहां पर T डबल डैश है, यहां पे T2 है। सर हीट फ्लो इधर से इधर की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब इधर से भी इधर की तरफ हो रहा होगा। एजम्पशन हमें कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 270 है, सॉरी 298, मैंने उल्टा ले लिया, ठीक है ना। ये 298 केल्विन है, मतलब मुझे अपोजिट लेना होगा, हीट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, माय मिस्टेक। तो हीट मस्ट बी फ्लोन इन द अपोजिट वे, क्योंकि ये हीट T2 ज्यादा है, तो हीट का फ्लो कुछ इधर की तरफ हो रहा होगा। तो यहां पर हम मल्टीप्लाइड बाई T डैश माइनस T पुट करेंगे, क्योंकि हीट का फ्लो बेटा यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये 298 केल्विन है और ये 270, मतलब ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर है, तो हीट का फ्लो इधर से चल के इधर की तरफ आ रहा होगा, फिर यहां से फिर यहां पर, ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो अब यहां पर कितना हो गया, आपने देखा यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो इसको QW1 लिख देता हूं, वॉल 1 है, ये वॉल 2 है, तो इसके लिख देता हूं QW2, इट इज इक्वल टू अगेन KW तो वही है, एरिया वही है, विड्थ भी वही है, सिर्फ चेंज होगा टेम्परेचर का डिफरेंस, दैट इज T2 माइनस T डबल डैश। तो मेरे पास QW2 आ गया और QW1, दोनों चीजें मेरे पास यहां से निकल के आ गई। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब आपने कहा सर ठीक, दो काम हो गया। बोला गया है रीराइट की QW, इसको वापस लिखो किसके टर्म्स में, डेल्टा सिग्मा KW एंड W के टर्म्स में। मतलब आपके एक्सप्रेशन में जो QW आपने निकाला है वो लिखना है इन KW AW इनके हटाओ। आपने कहा सिर्फ डेल्टा के टर्म्स में लेकर आओ। आपने कहा सर एरिया के लिए कुछ बात की गई है क्या, मैंने कहा चलो भाई एरिया की बात देख लेते हैं। अच्छा, वॉट पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा पर मीटर की बात की गई है, तो DQ/dt पर। बेटा एक चीज यहां पर, क्योंकि मुझे एरिया कहीं नहीं दिखाई पड़ा, तो मेरे मन में आया कि एरिया की बात कहां लिखी, एरिया का वैल्यू क्या है, तो यहां पर उन्होंने लिखा है वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये क्या है, ये लिखा है DQ/dt पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया। इसकी बात आपको करनी है, तो यहां पर ये एरिया का एक्सप्रेशन आपको यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस एरिया को यहां से हटा सकते हैं। अब हमको क्या करना है, आपने कहा सर अब इस एक्सप्रेशन को वापस लिखना है, KW और W रहे लेकिन टेम्परेचर ना रहे। तो आपने कहा सर पहली चीज हम अगर बात करें तो एट स्टेडी स्टेट, बेटा ध्यान से देखिएगा बहुत, अब ये टर्म बेटा पूरा गेम थर्मल में सिर्फ इन्हीं बातों का है कि आपको टर्म्स को देख के सेट करना है। तो आपने कहा सर यहां का टेम्परेचर T1, यहां का T डैश, यहां का T डबल डैश और यहां का T2। तो अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करूंगी
तो यहां पर QW2 अगर है और यहां पर QW1 है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? आपने कहा सर ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो आपने कहा पहली बात अगर मैं लिखूं तो एट स्टेडी स्टेट क्योंकि हीट फ्लो इक्वल होगा तो QW1 शुड बी इक्वल टू QW2। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं दैट KW अपॉन W इंटू T डैश माइनस T इट शुड बी इक्वल टू KW अपॉन W। अब आपने लिखा T2 माइनस T डबल डैश। आपने कहा ये दोनों फैक्टर कट गए और अब मुझे QW की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे किसी एक की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेल्टा सिग्मा। तो आपने कहा डेल्टा क्या था? आपने कहा सर देख लेते हैं, मैं भूल गया हूं। मैंने कहा मैं भी भूल गया हूं, देख ही लेते हैं। डेल्टा है T2 माइनस T1 और सिग्मा है T डबल डैश माइनस T डैश। तो आपने लिखा सर डेल्टा जो आ गया वो आ गया T2 माइनस T1 और ये डेल्टा हो गया T डबल डैश माइनस T1। आपने कहा सर बात तो ठीक है। मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया कि T1 माइनस T इट शुड बी इक्वल टू T2 माइनस T डबल डैश। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया एट स्टेडी स्टेट और मुझे इनमें किसी एक की वैल्यू चाहिए। अब कैसे निकालें? मैंने कहा एक काम करो, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो T2 माइनस T डैश एक कंपाउंड बनेगा और यहां पर T1 माइनस हाँ यहां पर बन जाएगा T1, ये T डबल डैश ऊपर लिख दे T डैश। तो आपने कहा सर अगर मैं यहां पर देखें तो एक कंपोनेंट T2 माइनस T डैश और इसको बनेगा T1 माइनस T डैश। आपने कहा सर बहुत अच्छा। अगर मैं इन दोनों को ध्यान से घूरें और इसको इस टर्म को इस टर्म को मैं देखूं तो मैंने कहा इस टर्म को अगर देखा जाए तो मैं लिख रहा हूं डेल्टा माइनस सिग्मा। ये किसके बराबर हो गया? आपने कहा सर ये हो गया T2 माइनस T डबल डैश माइनस T1 माइनस T डैश। और आपने कहा सर ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है। अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है तो अगर मैं इसको इस पूरे टर्म को मैं एक टर्म से डिफाइन कर दूं, लेट्स सपोज इसको बोल दो डेल्टा थीटा, तो ये भी डेल्टा थीटा हो गया, ये भी डेल्टा थीटा हो गया। और सॉरी यहां पे टी माइनस करेंगे तो ये टी डैश माइनस टी हो जाएगा ना, ये मैंने उल्टा लिख दिया। इस माइनस को अंदर कंज्यूम करना है तो ये प्लस आएगा। ये इसको जब माइनस कर रहे होगे दिस माइनस ये बेटा प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा तो उल्टा लिखना था टी डैश माइनस टी, टी डैश माइनस टी, T2 माइनस टी। पहले वो देखो समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर मैं देखूं तो उसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ डेल्टा थीटा। ये ट्वाइस ऑफ डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा माइनस। बेटा देखो ये है खूबी फिजिक्स पढ़ने वालों के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डेल्टा थीटा की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी। जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वॉल्स है इट इज डेल्टा माइनस सिग्मा बाई 2। फ्रॉम हियर आई कैन वेरी सिंपली से कि सर QW की जो वैल्यू हो गई वो QW1 लिखो या QW2 आपस में बराबर होंगे, दैट इज KW अपॉन W इनटू इसको लिखा जा सकता है डेल्टा माइनस सिग्मा बाई। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन। देखो उन्हें जो निकलवाना, यही INPHO की खूबी समझो क्या है, उन्हें जो आपसे कैलकुलेट कराना उस दिशा में लेके चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आप इस टर्म में लिखो ना ताकि मैं आगे कैलकुलेट करा सकूं। इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे, अब आप देखिए कितने क्वेश्चन उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा। अब अगर मेंशन एबव द सेंटर, अब उन्होंने बोला कि सेंट्रल रीजन अलग अलग है, इसके बीच में कंडक्शन भी होगा, कन्वेक्शन भी होगा, रेडिएशन भी होगा। पहले पूरा क्वेश्चन का ओवरव्यू समझाता हूं क्योंकि अब स्टार्टिंग आपने समझी है, अब क्वेश्चन का पूरा कॉन्टेक्स्ट पूरा ओवरव्यू समझ लो। याद रखना ये आधे घंटे के क्वेश्चन होते हैं आपके लिए, है ना। समझा रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट आधे घंटे का एक आइडियल टाइम रहता है इसके लिए। तो इसके बीच में आपने बोला सर यहां कंडक्शन भी हो सकता है, कन्वेक्शन भी हो सकता है, रेडिएशन भी हो सकता है। तो अब इनका काम क्या है? अब उन्होंने पहले बोला वी एज्यूम, पहले पहले पूरा पढ़ते हैं ना। ऑल्सो टू द स्टडी स्टेट प्रोसेस द करस्पॉन्डिंग फ्लक्सेस आर इक्वल टू QW। अब यहां पर क्या है कि सेंट्रल रीजन में जो हीट है वो ट्रांसमिट हो सकती है इन तीनों मेथड से द्वारा। लेकिन अगर मैं स्टडी स्टेट की बात करूंगा तो जो हीट यहां से यहां आएगी QW, वही हीट इस वॉल से इसके बीच में भी जानी चाहिए और वही वॉल यहां से। आपने कहा हाँ सर ये बात तो सही है कि हर जगह हीट का ट्रांसफर सेम रहना चाहिए। उन्होंने क्या बोला, एट स्टडी स्टेट द करस्पॉन्डिंग फ्लक्सेस आर इक्वल टू QW। In what follows, we will calculate the heat transfer fluxes between walls due to these three processes, each of these processes being considered separately. उनका अब हम क्या करेंगे नीचे कि हम तीनों प्रोसेस के थ्रू हीट निकालेंगे कितनी 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 आ रही है।
और अलग अलग निकालेंगे। Radiation process will be take place without the presence of material medium in the central region between the walls. We assume that the central region between the wall is vacuum. मान लिया कि ये वैक्यूम है। लेट ई बी द एमिसिविटी, मान लो कि ई है एमिसिविटी ऑफ द वॉल्स, एंड E1 एंड E2 विद द टोटल हीट फ्लक्स ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम द वॉल 1 टू वॉल 2। उन्होंने बोला है कि मान लो कि E1 और E2 क्या है, E1 and E2 be the total heat flux due to radiation from wall 1 and wall 2। तो अब उन्होंने क्या बोला कि भैया वॉल 1 से जो हीट निकल रही होगी इसको मान लीजिए E1, और वॉल 2 से जो निकल रही होगी इसको मान लीजिए E2। अब कुछ हीट इससे इसमें जाएगी, इसकी कुछ हीट इसमें आएगी। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। एंड वाइस 10 E1 की जो वैल्यू होगी, E1 की जो वैल्यू वो कितनी होगी, तो आपने कहा सर E1 की वैल्यू होगी, इससे कुछ हीट निकली, दैट इज सिग्मा एमिसिविटी E टाइम्स सिग्मा T1 की पावर 4, आपने कहा सर T डैश की पावर 4 प्लस 1 माइनस सिग्मा इंटू E2। क्या ये बात समझ में आती है? इज इट क्लियर? दोनों की एमिसिविटी सिग्मा दे दी। आपने कहा सर ये अच्छा, उन्होंने ये एक्सप्रेशन निकालने को भी नहीं बोला। अच्छी बात क्या, उन्होंने बोला ही नहीं निकालने को, उन्होंने कहा मान लो कि ऐसा हो रहा है। चलो आपने, आपके मन में आया सर ऐसा कहां से आया। देखो ये बात ब्यूटी, लोग फिजिक्स ओलंपियाड बहुत भारी चीज है, घंटा भारी चीज है, सबको लिख के दे दिया है। कुछ नहीं करना है, करना तब होता जब यहां सोचते। अब मैं यहां से पूछता कि कितना हीट एमिट होता, तो आप क्या बोलते सर यहां से, ये तो उन्होंने नेट एमिशन की बात की, तो अगर मैं यहां से बोलता हीट कितना एमिट होगा, तो आप बोलते सर यहां पर हीट एमिट होता ई टाइम्स, बेटा ध्यान समझना, ई टाइम्स ए इंटू टी डैश की पावर 4। ये हीट यहां से निकलती, जो हीट यहां से निकल रही होती उसकी वैल्यू कुछ ये होती, राइट। और अगर यही हीट को नेट को इन्होंने बोला कि ताकि इजी रहे, और यहां से टोटल हीट कुछ निकल रही होगी ई, तो अगर यहां से कुछ हीट E2 निकल के आई होगी बाहर की तरफ, तो उसका कुछ पार्ट यहां एब्जॉर्ब हुआ होगा। अगर एमिसिविटी ई है, ई इसको जो जिन्होंने बड़ा तगड़ा ई टर्म लिखा हुआ, मैं उसको ई से स्मॉल ई से, इसको अगर मैं एमिसिविटी बोल दूं, इसकी एमिसिविटी कितनी होगी, आपने कहा ई है। अब बहुत बढ़िया बात है। तो अब जब ई यहां से निकल के बाहर की तरफ आ रही होगी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से, ई सिग्मा 1 इंटू T1 की पावर 4, तो भाई कुछ हीट यहां से निकलेगी भी तो सही, E2, राइट। अब जो E2 यहां से निकली बेटा, तो अब सोचना ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है इनके बीच का, दैट इज द बिगेस्ट गेम, राइट, जिसको आप सोच रहे हो। तो इसका कुछ पार्ट यहां एब्सॉर्ब होगा और कुछ पार्ट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो उसका कुछ पार्ट यहां एब्सॉर्ब होगा, फिर वो, तो ये इनफाइनाइट फेज बनेगा। नहीं समझे बात को, पहले बहुत ध्यान समझना, उन्होंने डायरेक्टली वैल्यू दी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट था जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता, वो एक इनफाइनाइट प्रोसेस थी। जो सोचने की बात अगर आप सोचते, तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सोचने की आपको समझाता हूं कि जो प्रोसेस INPHO ने भी नहीं पूछी, कई बच्चे हो सकता है उसको लेके कंफ्यूज रहे, क्योंकि INPHO को पता है कि हमको ये नहीं पूछना तुमसे, हम तुमको दे रहे हैं, तुम वो समझाओ। अगर इसका टेम्परेचर T डैश है, इसका टेम्परेचर T डबल डैश है, तो यहां से कुछ हीट आई, कितनी आई, आपने कहा सर यहां से हीट आई E टाइम्स ऑफ सिग्मा T डबल डैश की पावर 4। अब ये हीट आई तो इसका कुछ पार्ट यहां एब्जॉर्ब हुआ, सोचते रहना क्या हो रहा है, सिर्फ एक तरफ का देख रहा हूं, फिर दूसरे की तरफ बाद में दिखाऊंगा। अगर मैं यहां की बात हो तो इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब, तो आपने कहा सर बिल्कुल सही, ये E टाइम्स एब्जॉर्ब हो जाता, कितना, E टाइम्स ऑफ E, क्योंकि E बराबर है बाई किरचॉफ लॉ। तो आपने बोला सर इसका कुछ पार्ट यहां एब्जॉर्ब होता, तो E बाई ए, आपने बोला कितना हो जाता, आपने कहा E इन बराबर A, तो E टाइम्स ए इंटू सिग्मा T डबल डैश की पावर 4। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, बाकी कहां जाता, आपने कहा बाकी फिर पीछे चला जाता, दैट इज 1 माइनस E टाइम्स ऑफ E सिग्मा T डबल डैश की पावर 4। सर इसका वापस से ई पार्ट एब्जॉर्ब होता, फिर घूम के आता, अब वापस से घूम के आता ई पार्ट, तो फिर यहां पर जाता। तो इस तरीके से ये पार्ट इनफिनाइट प्रोसेस में लगातार चलता रहता। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा जब मेन क्लास में आओगे तो समझाएंगे, इस पर बेस 3 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप देखेंगे तो पजलिंग प्रॉब्लम फिजिक्स में भी दिए गए हैं और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में गिवन है, बट अभी हम इसके अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने वहां पर वापस दे दिया। तो मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम किस रिगरस प्रोसेस में जा सकते थे, कि यहां से यहां जाना, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा फिर वापस आएगा, फिर कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा फिर वापस आएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा कुछ रिफ्लेक्ट होगा, तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो उन्होंने कहा तुम ये पूरी प्रोसेस मत देखो,
तुम मत करो ये सब, तुमको हमने डायरेक्टली बता दिया कि मान लो कि अगर E1 है तो E1 की वैल्यू सिग्मा ई सिग्मा टी डैश की पावर 4 प्लस 1 माइनस ई टाइम्स ऑफ E2। आपने कहा, और उन्होंने एक और चीज, सिमिलरली 1 में राइट द इक्वेशन फॉर E2। तो आपने कहा E1 की वैल्यू जो इस पर नेट हीट यहां से जा रही है वो हो गई सिग्मा ई सिग्मा टी डैश की पावर 4 प्लस 1 माइनस ई टाइम्स ऑफ E2 जो यहां से हीट आई। तो आपने कहा इसका मतलब E2 को मैं लिख सकता हूँ कि इसी तरीके से सिमिलरली लिखनी है। तो E2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आपने लिखा E टाइम्स ऑफ सिग्मा टी डबल डैश की पावर 4 प्लस 1 माइनस ई टाइम्स ऑफ E1। तो अगर E1 के सामने E2 था तो आपने E2 को ऐसे लिखा, तो हमने कहा सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं। अगर अब मेरे से कोई पूछता कि भाई E1 E2 की वैल्यू बता दो, मैंने कहा भाई सिंपल है, दोनों को जोड़ो। इन दो इक्वेशन में दो ही तो वेरिएबल है, E1 E2, बाकी सब तो पता ही है। तो अब E1 E2 को निकाल लीजिए फटाफट, चलो शुरू हो जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर यहां पर लिख रहा हूं। तो E1 बराबर हो गया E टाइम्स ऑफ सिग्मा टी डैश की पावर 4 प्लस 1 माइनस ई टाइम्स ऑफ E2, और ये हो गया E2 बराबर ई सिग्मा टी डबल डैश की पावर 4 इंटू 1 माइनस ई टाइम्स ऑफ E1। अब मैंने कहा कि अब बेटा यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं ताकि इन सभी क्वेश्चंस को हम समझ सकें। पहले बोला कि नेट हीट ट्रांसफर क्यू आर जो E2 माइनस E1 है, तो क्यू आर को बताओ इन टर्म्स ऑफ ई टी डबल डैश एंड टी के टर्म्स में। तो आइए मैंने कहा E2 माइनस E1 कैलकुलेट करते हैं तो नेट हीट ट्रांसफर को बताएगा। तो इसका मतलब नेट हीट ट्रांसफर, यहां से जो हीट आई वो E2 है, यहां से जो गई E1 है, तो क्यू डब्ल्यू कितना हो गया, आपने लिखा E2 माइनस E1। तो आपने कहा सर माइनस कर दो, फटाक से उल्टा माइनस कर दिया। तो आपने कहा सर यहां से माइनस कर देते हैं, तो E2 या किसी एक तरफ E1 माइनस E2 इट इज इक्वल टू सिग्मा, उल्टा करें ज्यादा अच्छा रहेगा, टी डबल एस बड़ा है, तो यहां पर आ जाएगा E2 माइनस E1 इट इज इक्वल टू, इसको चला गया E टाइम्स ऑफ सिग्मा टी डबल डैश की पावर 4 माइनस टी डैश की पावर 4 प्लस, अब बेटा इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 यहां पर E1 था, तो E1 ऊपर चला गया E2, तो E1 माइनस E2, माइनस ई था तो माइनस का ई इंटू E1, और इसको माइनस क्या ऊपर वाले को, तो ये प्लस का ई इंटू E2 हो जाएगा। अब ये E2 इधर आएगा तो प्लस का 2 जुड़ जाएगा, E1 इधर आएगा तो ये, और ये इधर की तरफ आ जाएंगे तो इधर हो गया 2E2 माइनस 2E1, और यहां पर ये प्लस आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा E1 प्लस का E1 माइनस का E2 इट इज इक्वल टू ई सिग्मा टी डबल डैश की पावर 4 माइनस टी डैश की पावर 4। बेटा कैलकुलेट करो फटाफट। तो E2 माइनस E1 और E2 माइनस E1 यहां से बाहर आ जाएगा, तो E2 माइनस E1 अगर मैं यहां से बाहर निकालू तो यहां पर तो 2 बच गया 2, और यहां पर E2 माइनस E1 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा E, तो 2 माइनस E इट शुड बी इक्वल टू E टाइम्स ऑफ। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपना निपट गया, बहुत ध्यान से देखिए, ये एक अमेजिंग क्वेश्चन है। E2 माइनस E1 इट इज इक्वल टू E सिग्मा टी डबल डैश की पावर 4 माइनस टी डैश की पावर 4 अपॉन 2 माइनस ई। क्या ये क्लियर है, कोई परेशानी? हमने E2 माइनस E1 निकाल लिया, पहला पार्ट जो था वो मेरा सॉल्व हो गया, और ये QR आ गया इन दोनों के बीच में। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया इन दोनों के बीच का, यहां का हम पहले निकाल चुके हैं कि Q कंडक्शन कितना हो रहा है, यहां पर Q कंडक्शन कितना हो रहा है ये भी अब यहां वाला भी आ गया QR, और ये कितना आ गया, आपने लिखा E इंटू सिग्मा अपॉन क्या आ गया 2 माइनस ई इंटू टी डबल डैश की पावर 4 माइनस टी डैश की पावर 4। अब आपने कहा सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अब क्या है, रीराइट क्यू आर इन टर्म्स, और भाई साहब अब इनको उठाना है इन टर्म्स में। ओहो भारी काम है, और एक चीज माननी है,
कि डेल्टा का स्क्वायर टी नॉट के स्क्वायर से कम होगा। अब पहले टी नॉट भी अब पिक्चर में आ गया, तो सबसे पहले इन टर्म्स को लिख लेते हैं। डेल्टा बराबर क्या था? आपने कहा सर फिर भूल गया। मैंने कहा चलो याद दिलाते हैं, T2 माइनस T1 था शायद। और ये जो भी होता है इस टर्म को, सारे डेल्टा ही लगते हैं मेरे को तो यार। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताओ जरा। ये टी डबल डैश माइनस टी डैश और टी नॉट इनका एवरेज हो गया T1 प्लस T2/2। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, क्योंकि अब मेनली गणित शुरू हो रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। टी डैश दिस वन T2 माइनस T1 और दिस इज टी डबल डैश माइनस T1, ठीक है ना। तो अब आपने बोला कि सर अब हमें क्या करना है, इसको, इस एक्सप्रेशन को चेंज करना है, क्यू आर को। क्यू आर है क्या? तो आपने लिखा E अपॉन 2 माइनस, आपने कहा ये तो फैक्टर रख सकते हैं, सिग्मा भी रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। चेंज किसको करना है? आपने कहा सर टी डबल डैश की पावर 4 माइनस टी डैश की पावर, इसको चेंज करना है किन टर्म्स में? डेल्टा सिग्मा टी डबल डैश। तो अब आपने कहा सर पावर 4 को तोड़ना शुरू करते हैं, और पावर 4 को जैसे ही तोड़ना शुरू करेंगे तो कुछ कहानियां बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब तो भाई मेनली गेम तो ब्रेक डाउन का है। तो अब आपने कहा सर यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं टी डबल डैश का स्क्वायर माइनस टी डैश का स्क्वायर, एक तरफ हो जाएगा टी डबल डैश का स्क्वायर प्लस टी डैश का। आपने कहा इसको और फर्दर तो बेटा ये पार्ट कांस्टेंट है, इसको यहीं पर एज इट इज चल रहा है, इसको नहीं छेड़ेंगे ना, क्योंकि बार बार लिखना फालतू काम है। इसको लिखा टी डैश, आपने कहा सर ठीक है। इसको लिखा टी डबल डैश माइनस टी डैश प्लस, एक ही एक्सप्रेशन बन गया। अब मैंने कहा भाई अब यहां और सोचो कुछ। चलिए भाई सोचना शुरू करें। ये एक्सप्रेशन तो डायरेक्टली चमक गया कि ये डेल्टा है, तो आपने कहा सर इसको तो यहां डेल्टा कुछ लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखें? टी डबल डैश प्लस टी में, तो कुछ पहली बार जो हम लोगों ने कुछ निकाला था वो भी निकाल देते हैं एक बार। बाई स्टडी स्टेट हम लोगों ने एक और चीज निकाली थी, वो लिख देता हूं ताकि आपको सोचने में आसानी रहेगी, कुछ अगर सोच कनेक्ट करना चाहें। तो T2 माइनस टी डबल डैश इट इज इक्वल टू टी डैश माइनस T1। तो अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा T2 प्लस T1 बराबर टी डैश प्लस टी डबल डैश। तो अगर दोनों को बाई 2 कर देंगे तो कुछ वैल्यूज यहां से भी हमारे पास निकल कर आ जाएंगी। तो आपने कहा सर ये भी चमक गया भाई, चलो ठीक है सर, ये भी डेल्टा, ये टी नॉट हो गया, ट्वाइस ऑफ टी नॉट है ना। इसको क्या लिखेंगे? T2 प्लस T1, तो ये 2T0 है, तो ये भी 2T0 हो गया। तो अपने पास ये फैक्टर भी कुछ चमका। इसके लिए क्या करें? आपने कहा टी सर इसको फर्दर कैसे ब्रेकआउट करें? सर जितने एक्सप्रेशन मेरे पास है उन सारे एक्सप्रेशन में वो स्क्वायर का गेम खेला जा रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, सोचो जरा, ऐसे लिख सकते हैं क्या? टी डबल डैश प्लस टी डैश का होल स्क्वायर कर दें, प्लस कर दें टी डबल डैश माइनस टी डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यूज पता है। और इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो यहां पर जो वैल्यूज आएंगी 2T डैश टी वो कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ ये स्क्वायर का बचेगा फैक्टर। आपने कहा हाँ सर इसको अगर मैं इस टर्म से ब्रेकआउट कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी हो गई? आपने लिखा सर ये वैल्यू हो गई 2T0 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो गई? आपने कहा सर ये हो गई डेल्टा का स्क्वायर और बट्टे 2। आपने कहा सर बहुत अच्छा, तो ये हो गया डेल्टा, ये हो गया 2T9। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी सी बात दे दी गई कि डेल्टा स्क्वायर बहुत छोटा है इन कंपेयर टू T0, और अगर ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया बेटा तो हम यहां पर क्या कुछ गेम खेल सकते हैं? इस एक्सप्रेशन में सोचो क्या गेम खेले, सोचो भैया जल्दी से, जल्दी से सोचो, आंसर बोलो फटाफट, क्या आ जाएगा? अब आपने कहा सर ये बात समझ में तो आ रही है, तो चलिए आइए कुछ लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पर E टाइम्स ऑफ सिग्मा, वो स्टीफेंस लॉ वाला, ये E है और अपॉन में 1 माइनस E है, ठीक है। ये डेल्टा वो दूसरे वाले हैं, याद रखेंगे। अब बेटा इसको क्योंकि हमको ओपन करना पड़ेगा तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं कि इस पूरे के पूरे टर्मिनोलॉजीज को अब हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ये 2T0 हो गया,
प्लस डेल्टा का स्क्वायर बाई 2। चालू करो, जल्दी चालू करो सब लोग। बेटा आप बिल्कुल एंड पर आ गए, अब आपको सारे एक्सप्रेशन दिखाई पड़ने चाहिए, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो हम आपसे उम्मीद करते भी हैं। तो जल्दी से बिल्कुल बेसिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अपने पास सारी चीजें, आपने कहा सर डेल्टा स्क्वायर बहुत छोटा है, इसको उड़ा दो, खत्म। ये टू के दुक्की कैंसिल कर देते हैं, ये 4t0 स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल क्लियरली दिखाई पड़ रहा है बच्चे। बहुत सिंपल सी कंडीशन आ गई अपने पास, क्यू आर की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? आपने लिखा सर ई अपॉन 2 - ई इंटू सिग्मा। यहां पर अपने पास अंदर बन गया एक्सप्रेशन डेल्टा इंटू T0 इंटू 4t0 का स्क्वायर। ये तो बन गया सिग्मा T0, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4t0 स्क्वायर, दो का दो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया क्यू आर का। बहुत बढ़िया। इन डिजायर्ड टर्म्स आ गया। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, इन्हीं टर्म्स में आ गया आंसर, और हमें डेल्टा की जरूरत नहीं पड़ी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर हम चाहें तो हमारे पास क्या नेक्स्ट बोला गया, कैलकुलेट क्यू आर इफ ई इक्वल टू 0.9। अब क्यू आर की कैलकुलेशन की बात की जाए, ई सिग्मा तो दिया गया है, इन सभी वैल्यूज के टर्म्स में हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। ध्यान से एक एक चीज को देखना शुरू करते हैं। तो अब आपने क्या क्या बोला, जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा। के डब्ल्यू गिवन है, और हमको डब्ल्यू गिवन है, टी वन और टी डैश और टी डबल डैश की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें ये वैल्यूज नहीं पता है, हमें पता सिर्फ यही दो वैल्यूज है अगर देखा जाए तो। मतलब अगर मुझे कोई भी चीज कैलकुलेट करनी होगी तो मैं टी डैश और टी डबल डैश के टर्म्स में बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे अल्टीमेटली उन्हें डेल्टा और टी नॉट और डेल्टा के टर्म्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे गिवन नहीं है। तो अब आपने कहा सर इसका रिलेशन हमने कुछ निकाला हुआ है। क्या निकाला रिलेशन, जरा ध्यान से देखना। बच्चे कुछ कंफ्यूज होंगे, घूम जाएंगे, सर क्या हो क्या रहा है ये, सर क्या हो रहा है। बहुत सिंपल कंडीशंस को समझना है, और टेम्परेचर डिफरेंस को हमें डिफाइन करना है, डेल्टा सिग्मा के रिलेशंस को हमें ध्यान से डिफाइन करना है, ताकि हम इन टी डबल डैश और टी डैश की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है ना? तो अब हमें अपने पास आ रहा है एक्सप्रेशन में वापस, मुझे क्यू आर मिल गया, लेकिन अब मुझे क्यू आर के लिए डेल्टा का टर्म्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला गया है नेक्स्ट स्टेप में, जो कि मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा, मुझे अभी टी डबल डैश नोन नहीं है, तो मुझे बेसिकली डेल्टा नोन नहीं है। तो अब आपने कहा सर इस डेल्टा को नोन करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी बात है, और अब हम आ रहे हैं मेजर कंसेप्ट के ऊपर, जहां से हमारे पास अब सारे एक्सप्रेशन क्लियरली समझ में आएंगे। अब आपने कहा सर देखो, यहां से यहां तक का जो है क्यू डब्ल्यू, और यहां से यहां तक का जो क्यू आर, ये आपस में बराबर होगा। तो आपने कहा सर देखो, मेरे को ये पता है कि क्यू डब्ल्यू जो था दैट इज के डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू डेल्टा माइनस सिग्मा, ये तो आया था, डेल्टा माइनस सिग्मा बाई टू। हाँ, डेल्टा माइनस सिग्मा बाई टू, ओके। इट्स कम्स आउट टू बी डेल्टा माइनस सिग्मा बाई टू। ये क्यू डब्ल्यू आ गया। ये किसके बराबर होगा? आपने कहा सर वो क्यू आर के बराबर होगा। ये कितना हो गया? ई अपॉन 2 - ई इंटू सिग्मा, सिग्मा बेटा ये स्टीफन कांस्टेंट वाला याद रखना है ना, इंटू डेल्टा इंटू 4t0 क्यूब। अब आपने यहां से इस वैल्यू को समझा, ताकि मैं डेल्टा की वैल्यू को डिस्क्राइब कर पाऊं फ्रॉम द गिवन सिनेरियोस। तो अब यहां पर क्या आ गया? के डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू डेल्टा माइनस सिग्मा बाई टू, इट इज इक्वल टू ई अपॉन 2 - ई इंटू सिग्मा इंटू डेल्टा इंटू 4t0 क्यूब। क्या मेरे बच्चों पहले ये समझो, क्या ये बात एकदम क्लियरली दिमाग में बैठती है? अब क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ डेल्टा सिग्मा की बात करनी, तो मैं सिर्फ इस टर्म को देख रहा हूं, ये तो कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट, ठीक है ना? तो इस पूरे कांस्टेंट को सी मान लेते हैं। तो मैंने लिखा डेल्टा माइनस सिग्मा बाई टू मल्टीप्लाइड बाई ई अपॉन 2 - ई इंटू सिग्मा इंटू डब्ल्यू अपॉन के डब्ल्यू। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने क्या मान लिया? सी।
ताकि मैं यहां पर इसको लिख सकूं डेल्टा इंटू 4T0 क्यूब। तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा डेल्टा माइनस सिग्मा जो भी है ये बहुत भारी काम रहता है, इंटू सी टाइम्स ऑफ दिस 4T0। ये 2 इधर चला जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे दिस इंटू डेल्टा कॉमन हो जाएगा 1 + 8, ये 8 हो गया 8C T0 क्यूब। तो यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई अब इन टर्म्स ऑफ डेल्टा अपॉन 1 + 8C T0 क्यूब। इस C की वैल्यू हमको पता है, T0 पता है, तो डेल्टा भी पता चल गया। डेल्टा पता है, यहां पे डालो, सारा एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। तो फ्रॉम हियर वी आर एबल टू गेट द कंप्लीट वैल्यूज ऑफ E। अब यहां से हमको ये सारी वैल्यूज यहां पर हमको देखने को मिल जाएंगी। हाँ, ये बात समझ में आती है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रॉम हियर आई कैन से दैट QR इट इज नथिंग बट E/2 - E इंटू सिग्मा, और इसकी वैल्यू आपने डाल दी कि इट इज डेल्टा अपॉन 1 + 8C T0 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4T0 क्यूब। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द वैल्यू ऑफ QR। और यहां से आप वैल्यू को पुट करिए और फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आप QR की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू लगभग आती है 107.22, 107.22 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप सारे, क्योंकि देखो E हमको पता है, यहां पर E बराबर कितना डालोगे 0.9, सिग्मा हमको पता है स्टीफन कांस्टेंट है, वो दे रखा है डेल्टा T1 + T2/2। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, सारी वैल्यूज यहां पर नोन है बच्चे। ये T1 270 + 298/2 कर दोगे, और ये डेल्टा हो जाएगा T2 - T1, तो 298 - 270 28 आ जाएगा। वैल्यूज आप दोनों की पुट करेंगे, फ्रॉम देयर यू कैन गेट ऑल द आंसर्स इन अ वेरी इजी वे। W 0.01 मीटर, KW 0.72, सब कुछ आपको यहां पर गिवन है। फ्रॉम देयर यू कैन गेट द वैल्यू। अब मैं आता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट, क्योंकि मैं कैलकुलेशन के एंड पे जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू, राइट? कैलकुलेट आपको करना है, होमवर्क में करेंगे, एक्सप्रेशन इजी है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग 2 पार्ट्स वी आर कंसीडरिंग ओनली कन्वेक्शन बिटवीन द वॉल्स। अब हम सिर्फ किसकी बात करने जा रहे हैं? कन्वेक्शन की बात करने जा रहे हैं। उन्होंने एक नई बात बता दी। नाउ वी अज्यूम दैट द सेंट्रल रीजन फिल्ड विद द एयर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K। इन दिस कंडीशन converted heat transfer between the walls and walls will take place. Equation of flux due to this process is given by QCV, convection होना चाहिए था, where Nu is called as the Nusselt number, and for the given system Nu is given as 6.4। ड्यू टू स्टडी स्टेट नेचर ऑफ द प्रोसेस QW को इक्वेट करना है और QCV को निकालना है इन टर्म्स ऑफ दीज। वापस से उन्हीं के टर्म्स में हमको वैल्यूज निकालनी है जो हमको पहले बताया गया है। सिर्फ अंतर कहां आ गया, एक न्यूसेंट नंबर यहां पर आ गया, न्यूसेल्ट नंबर। जैसा कंडक्शन की कहानी है, बिल्कुल वही बात अब कन्वेक्शन के लिए की जा रही, QCV, राइट? अब इसी चीज को हमें यहां पर डिफाइन करना है कि अब थर्मल कंडक्टिविटी के टर्म्स में नसेल्ट नंबर से मैं कन्वेक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करूं, ये मेरा काम है। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन बहुत सिंपल सा हो गया। ये कन्वेक्टेड हीट ट्रांसफर है, ये कन्वेक्टेड है ना, याद रखिएगा। कन्वेक्शन को अब आपने कहा सर QCV कैलकुलेट करना है वापस से इन दो वॉल के बीच में, तो एक्सप्रेशन तो वही सेम आ गया, एक्सप्रेशन में तो कोई चेंज नहीं। यहां पर सर तो भी T⁴ था, यहां तो बड़ा सिंपल हो गया, दैट QCV इज नथिंग बट नेसेंट नंबर कंडक्टिविटी अपॉन D इंटू T डबल डैश - T डैश। इस एक्सप्रेशन को चेंज करना है, ये रखना है, ये रखना है, W रख सकते हैं विथ का, D रख सकते हैं बिटवीन द, NU रख सकते हैं, डेल्टा लाना, मतलब कुल मिला के इसको उड़ाना है, यही तो है टेम्परेचर डिफरेंस को उड़ाना है। तो T डबल डैश - T डैश, इसकी वैल्यू कुछ हमने अभी डिफाइन की। आपने कहा सर यस, अभी हमने पहले वाले में डिफाइन कर दी थी। देखो भैया, T डबल डैश - इसी को डेल्टा बोला गया, और डेल्टा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं।
आपने कहा यस सर डेल्टा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे लिए अब वो चैलेंज रह ही नहीं गया। तो अब यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं एन यू इंटू के ए अपॉन डी इंटू डेल्टा। और डेल्टा को क्या लिखा है, निकाला बेटा अभी हम लोगों ने, दैट इज के ए अपॉन डी। और डेल्टा कितना हो गया, आपने कहा सर डेल्टा अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट टू बी डेल्टा अपॉन 1+8 कांस्टेंट इंटू टी नॉट का क्यूब, एंड दिस कम्स आउट टू बी क्यू सी वी। और इन्होंने इसको क्यू डब्ल्यू से इक्वेट करने को भी बोल दिया, तो भैया क्यू डब्ल्यू के साथ भी इक्वेट करके निकाल सकते हैं। आप चाहो डायरेक्टली वैल्यू को डाल दो, नहीं चाहो इक्वेट करके डाल दो, दोनों बातें एक जैसी हैं। कोई बहुत बड़ा गेम है नहीं, आसानी से सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। अगर आप यहाँ से उस टर्म्स में डालना चाहते हो तो आपके पास नेक्स्ट टर्म है। तो उन्होंने बोला क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे दी है तो क्यू डब्ल्यू बराबर क्यू सी वी। तो क्यू डब्ल्यू कितना था, आपने कहा के ए अपॉन कंडक्टिविटी के वॉल्स अपॉन width of the wall W into delta minus सिग्मा। एक तो इतने इतने सारे एक्सप्रेशन हो जाते हैं, डेल्टा माइनस सिग्मा बाई टू, ठीक है ना, डेल्टा माइनस सिग्मा बाई टू। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट अगेन, एंड बेटा आपको बहुत रिलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये ऐसा नहीं है कि इट इज वेरी इजी प्रोसेस, इन सब जगहों पर दिमाग, ये न्यूसेल्ट नंबर हो गया, कंडक्टिविटी ऑफ एयर अपॉन डी इनटू यहाँ का जो हो जाएगा इसको आप डेल्टा बोल सकते हैं। अब यहां से भी अगर आप देखें तो इसको एक नया टर्म दे सकते हैं कांस्टेंट के टर्म्स में, अगर डेल्टा की टर्म्स में निकालना चाहें, इन टर्म्स ऑफ न्यूसेल्ट नंबर अगर आप निकालना चाहें तो आप इसके टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। दोनों वैल्यूज एक जैसी ही हैं, तो यहां पर आ जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा माइनस सिग्मा इट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ न्यूसेल्ट नंबर इंटू के ए अपॉन डी, यहाँ पर डब्ल्यू और नीचे आ जाएगा के डब्ल्यू। इस पूरे टर्म्स को एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मैंने वहां पर कांस्टेंट सी माना था, यहां पर आप कुछ और मान सकते हैं, आप चाहें डेल्टा, ताकि इजी रहता है बस कैलकुलेशन। तो ये होता जाएगा डेल्टा बराबर आ जाएगा सिग्मा प्लस, इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा टाइम्स ऑफ, अल्फा थोड़ा ज्यादा बुरा लगेगा, बीटा मान लेते हैं क्योंकि एक ही जैसे एक्सप्रेशन लगने लगते हैं, बीटा टाइम्स ऑफ, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट डेल्टा इज नथिंग बट डेल्टा अपॉन 1+बीटा। तो ये मेरे पास पहला एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। और अगर ये एक्सप्रेशन मेरे पास निकल के आ गया तो इट इज अगेन वेरी वेरी सिंपल, और हमने इस पूरे टर्म को 1+बीटा के टर्म्स में डिफाइन कर दिया, और ये 1+बीटा के टर्म्स में डिफाइन हो गया, तो मेरे पास कोई खास चैलेंज है नहीं। मुझे क्यू सी वी लिखना था, तो क्यू सी वी कितना हो गया, एन यू के ए अपॉन डी, और डेल्टा की वैल्यू आप यहां पे डाल दीजिए, दैट इज डेल्टा अपॉन 1+बीटा। तो दो एक्सप्रेशन आपके पास आ चुके हैं। आप जिस टर्म्स में चाहें, आप अगर रेडिएशन को देखते हुए अगर आप सोचते तो हम डेल्टा के टर्म्स की वैल्यू बात कर लेते, लेकिन यहां पर क्योंकि ये क्लियर बोल दिया गया है कि कन्वेक्शन को देखते हुए बात करनी है, तो यहां का डेल्टा और जो रेडिएशन का डेल्टा है वो अलग अलग होगा, इसलिए ये उपयोग करना गलत हो जाएगा। ये बात मेरे से स्टार्टिंग में गड़बड़ हुई क्योंकि मैंने इस चीज को नहीं ध्यान दिया, है ना, क्योंकि मुझसे जो बोला गया अब कन्वेक्शन होगा। अब कन्वेक्शन अगर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का T2 यहाँ का T1, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो पहली चीज जो मैंने यहां गलती की है वो आप यहां पर जरूर लिख दें कि वी कैन नॉट यूज डेल्टा ऑफ प्रीवियस, वी कैन नॉट यूज डेल्टा ऑफ रेडिएशन एज इट विल बी डिफरेंट, एज इट विल बी डिफरेंट। और ये गलती क्योंकि फर्स्ट शॉट में मेरे से भी अचानक से किया तो मुझे लगा डेल्टा निकाल ही लिया, वो यहां डाल दें, लेकिन वो गलती होती क्यों, क्योंकि सर ये टी डबल डैश और टी डैश अलग होती है वैल्यूज। सर रेडिएशन होगा, वहां का अलग हीट फ्लो होगा, उसके हिसाब से टी डबल डैश टी डैश अलग होगा। यहां पर कन्वेक्शन प्रोसेस के हिसाब से आप बात करेंगे तो यहां पर टी डबल डैश टी अलग होगा, तो हम इस एक्सप्रेशन का डेल्टा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये वाला डेल्टा हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर रेडिएशन एंड दिस कम्स आउट ओनली फॉर कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन के लिए होगा, इसको याद रखना है। दैट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस टर्म को ध्यान से देख लीजिए, कोई परेशानी हो तो बता दीजिए भैया। और यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्यू सीवी की वैल्यू कितनी होगी। आपको के ए दे दिया गया, आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे।
इन टर्म्स ऑफ एन यू दे रखा है, के ए दे रखा है, डी दे रखा है, डेल्टा भी दे रखा है 1 अपॉन प्लस बीटा है, 1 अपॉन प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा। तो बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे। दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 44.54 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू लगभग लगभग निकल के आती है 44.54 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट एक्सप्रेशन आता है, इंस्टेड ऑफ एयर द सेंट्रल रीजन इज नाउ फिल्ड विद द सीडिंग मटेरियल हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी केएस। पहले हमने किसकी बात की बेटा, इसके पहले हमने कन्वेक्शन की बात की, और कन्वेक्शन में हमने नसेल्ट नंबर की बात की। उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेशन से बात करनी है, हमने उस एक्सप्रेशन को उपयोग कर लिया। कन्वेक्शन क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं होता है तो हम कन्वेक्शन पढ़ते नहीं है, तो उन्होंने नसेल्ट नंबर को देके हमें कन्वेक्शन की बात बताई कि कन्वेक्शन को कंडक्शन की तरह मान लो और उपयोग कर लो। सेकंड में उन्होंने बोला कि हेंस हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस बाय द कंडक्शन बिटवीन द वॉल्स, एक्सप्रेस हीट ट्रांसफर फ्लक्स QCD इन टर्म्स ऑफ K, KS, KW, DW एंड डेल्टा। वी अज्यूम दैट नो रेडिएशन पासेस थ्रू द सीलिंग। अब कंडक्शन होगा तो वापस, बेटा इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अब अगर कंडक्शन होगा तो वापस से टेम्परेचर रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे अंदर की तरफ। यहां का T2 होगा, अब यहां टेम्परेचर T डबल डैश कुछ अलग हो जाएगा, T डैश कुछ अलग होगा, और T1 कांस्टेंट है वो मेंटेन रहेंगे, बस अंदर का टेम्परेचर अब अलग अलग हो गया। वो डिपेंड करेगा प्रोसेस के ऊपर। तो बेटा ये वेरिएबल है, वेरिएबल विद प्रोसेस, याद रखिएगा, ये कांस्टेंट नहीं है। तो हर प्रोसेस के लिए आपको इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब यहां से अगर आपने क्यू कंडक्शन की बात की तो आपको पता है कंडक्टिविटी रीजन आपको यहां पे केएस दे दिया गया है, और अब पर यूनिट एरिया बात करनी तो अपना लेंथ हो गई डी इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया टी डबल डैश माइनस टी डैश। और इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं वॉल के साथ तो ये हो गया के डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू डेल्टा माइनस सिक डेल्टा बाई 2। तो अब यहां से हमारे पास वैल्यूज निकल कर आ जाती हैं। तो ये हो गया बेटा अपने पास के एस बाई डी, इसको भी आपने लिखा डेल्टा, इट इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेल्टा माइनस सिग्मा बाई 2। एंड फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली कैलकुलेट, यहाँ से इसकी वैल्यू वापस से आएगी डेल्टा की वैल्यू, एंड इट कम्स आउट टू बी, यहाँ पर डेल्टा कांस्टेंट बन जाएगा, इसको इधर लेके चला जाएंगे तो 2 ट्वाइस ऑफ के एस इंटू डब्ल्यू अपॉन के डब्ल्यू इंटू डी के एस, ये हो गया डेल्टा प्लस यहाँ पे एक और डेल्टा, इट इज इक्वल टू ये डेल्टा। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा कॉमन ले लेंगे, दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी डेल्टा अपॉन 1 प्लस, इस पूरे एक्सप्रेशन को या 2 के साथ गामा मान लेते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को मैंने क्या मान लिया, गामा। Now I can very simply say, my friend, that Q conduction is nothing but क्योंकि हमने यहाँ से डेल्टा की वैल्यू वापस से कैलकुलेट कर ली है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा QCD, इट इज नथिंग बट KS अपॉन D इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी 1, सॉरी डेल्टा अपॉन 1 प्लस गामा। कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ गामा एंड पुट द वैल्यूज, एंड फ्रॉम हियर जो मेरे पास रिजल्ट है मैं वहां से आपको बता रहा हूं कि QS की वैल्यू जो निकल के आती है ये आती है 14 वॉट पर मीटर स्क्वायर। नाउ इट इज जस्ट अ गेम ऑफ कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर मिलता है वहां पे, तो आप कैलकुलेटर को यूज करके इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन कंडक्शन कन्वेक्शन, अब इन्होंने लास्ट क्वेश्चन को पूछा, considering all possible heat transfer process the central region between the walls, which an insulation सीडिंग एयर और वैक्यूम इज द मोस्ट एफिशिएंट, कौन सा सबसे एफिशिएंट है। तो आपने देखा सीडिंग में जब कंडक्शन की बात की गई तो यहाँ पे 14 वॉट पर मीटर स्क्वायर का ट्रांसफर था, यहाँ पे 44.54 वॉट पर मीटर स्क्वायर का ट्रांसफर था, और वैक्यूम की बात की गई थी कुछ 100 में आ गया था, 107.22 आता है। तो सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर 107 में होता है, और सबसे कम हीट ट्रांसफर जो होता है बेटा वो आपका होता है कंडक्शन में, जब आप सीडिंग की बात करते हैं। तो कंडक्शन हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन कंपेयर टू ऑल। This was the question of INPHO 2008, and it covers all the possible values of the all the possible calculations that move around the conduction, convection and radiation process. It is again a very important question. I think hopefully you like it, और अगर मजा आया है तो बता जरूर देना, है ना। और इसके अलावा बाकी आपको आज के
इस एक्सप्रेशन के अंदर मैंने इन सारे इसका डिस्कशन था, और साथ ही साथ हमने आपको जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आज डिस्कस किए हैं, जिस पर आ सकते हैं कि इंसर्शन ऑफ द प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स, उससे क्या फायदा होता है, किस तरीके से हीट फ्लो को कंट्रोल किया जाता है कंडक्शन के अंदर, दैट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेडिएशन प्रोसेस को अगर कंट्रोल करना है तो उनके बीच में प्लेट्स को इंसर्ट कर दिया जाए। इट वॉज अगेन अ वेरी अमेजिंग कंसेप्ट। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, आने की संभावनाएं पूरी रहेंगी। तो कृपया करके इस एक्सप्रेशन को भी बहुत अच्छे से समझना कि अगर यहाँ पर प्लेट्स बीच में आ जाती हैं तो यहाँ पर फ्लो टेम्परेचर कम हो जाता है, जो रेडिएशन है वो बाई थर्ड हो जाते हैं, लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है, इनको समझेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। हैव अ वेरी ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर। होपफुली आप फिजिक्स में मचा दें धमाल और कर दें बवाल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।